हिस्सों में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मेरे साथ इमरान हसन। और मैं हूँ इमरान हसन। बहुत सारे अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, मतलब 70% जो हमारी हंसी प्रोग्राम की शुरू में होती है ना, वो असली होती है, वो होस्ट वाली नहीं होती। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जो नॉर्मली जबरदस्ती हंसना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपका आज का दिन भी अच्छे से शुरू है। आज जो मेरा रात है, आपको पता है, एक दिन बाद वीकेंड आ जाएगा। कितनी खुशी होती है ना, कितनी खुशी होती है वैसे कि वीकेंड आने वाला है। और मैं मुझे लगता है बहुत जल्दी जल्दी वीक गुजरा है। और हमारी काम चोरी का जो एक एलिमेंट है ना, वो नजर आना शुरू हो जाता है कि हम क्यों बार बार वीकेंड के वेट करें। नहीं, वीकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली जिंदगी में, किसी भी चीज में जब आप काम कर रहे होते हैं तो ब्रेक बहुत जरूरी है। और इस वीक के ऊपर मुझे लगता है कि अब ये आखिरी 1-2 हफ्ते हैं, 1 जनवरी का ये वाला हफ्ता और अगला हफ्ता, जिसमें आपको अच्छी स्नोफॉल मिलेगी, मुझे लगता है ये, आई एम नॉट श्योर। तो आप अगर कुछ प्लान करना चाहते हैं हिली एरियाज के लिए तो किया जा सकता है। खास तौर पे लाहौर वालों के लिए एंटरटेनमेंट सबसे बड़ी होती है मरी जाना। नहीं, मरी जाने के अलावा भी बहुत जगह जा सकते हैं। अगर कोविड ना हो ना, तब तो आप लाहौरी कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन चूंकि जनवरी में वाकई इमरान इज राइट कि सर्दी बहुत अच्छी होती है, कम टेन्योर के लिए आती है, तो आप इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें। और हमारा शो तो आपने देखना ही देखना है ना, उसकी छुट्टी नहीं है आपको। अच्छा, इससे पहले कि हम हेडलाइंस की जाने बढ़े, आज वैसे आपने देखा ही होगा टीवी के ऊपर इस वक्त जो अमेरिका में सूरत हाल है, मुझे तो ऐसा लगा कि बिल्कुल जो हमारा पाकिस्तानी सियासत का कल्चर है वो अमेरिका में आ रहा है। तो इस वक्त खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही वहां से, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको समझते हैं और समहाउ जो छोटी डेमोक्रेसीज है पाकिस्तान जैसी, वो फॉलो भी करती हैं कुछ रूल्स को लेकर के उस जैसा हुआ जाए। लेकिन सूरत हाल कुछ बहुत अच्छी नहीं, इस पर हम बात करते रहेंगे और भी बहुत कुछ है बताने को आपके लिए। तो सबसे पहले शुरू कर लें हेडलाइंस। सानिया मच धरना 5वें रोज में दाखिल, वजीर आजम के आने तक मैयतों को नहीं दफनाएंगे, लवाहिकीन बज़िद। हजारा बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी आज धरने में शरीक होंगे। बनू जलसे में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की अदम शिरकत, हुकूमत ने PDM तहरीक के खात्मे का दावा कर दिया। दहशतगर्दों की जिला महमद में फौजी चेक पोस्ट पर फायरिंग के तबादले में अर्ज़े पाक पर एक और सपूत कुर्बान। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, सैकड़ों अफराद मुतासिर, मजीद कई जिंदगियों के चिराग गुल। पिसन गांव से राका पोशी का खूबसूरत नजारा किया जा सकता है, देखिए सेगमेंट सफर है शर्त में। खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून DPO सोनिया शमरोज होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। हेडलाइंस आपने जानी और हेडलाइंस में आपको अंदाजा हो गया होगा, एज यूजुअल सेगमेंट्स भी हैं, खबरें भी हैं और इंटरनेशनल खबरें भी हैं। अभी हम सबसे पहले मौसम की बात करेंगे। जी, मौसम कैसा है लाहौर का? जैसे हम कह रहे थे, लाहौरी भरपूर तरीके से मौसम को एंजॉय कर ले। टेम्परेचर वाइज जी, मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहने वाला है वो है 17, जबकि मिनिमम होगा 7। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो ओवरऑल इट्स अनहेल्दी 161। गिलगित जाएंगे जी, खूबसूरत तरीन शहर है और इसके विजुअल अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 6, जबकि मिनिमम रहने वाला है -1, यानी बिल्कुल आगे बढ़ा लेंगे। और कैपिटल इस्लामाबाद की बात कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि लाहौर में इस्लामाबाद से कंपैरेटिवली ठंड ज्यादा है। ये दिलचस्प बात है वैसे। और 7 डिग्री कम से कम रहने वाला है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर। विद दैट मलका कौसार मरी का मौसम हम आपको बता रहे हैं, प्लान कर लें अगर करना है, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। मरी ज्यादा से ज्यादा 5 और कम से कम -5, एंड दिस इज दी ब्यूटीफुल व्यू आई थिंक। ये जो अयूबिया का रोड है मरी का, ये वो सड़क है, अगर मैं गलत नहीं कर रहा। वैसे इस वक्त तो सब कुछ सफेद ही लग रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सी सड़क है। खैर, दिस इज अबाउट द वेदर। आई होप के आप इसके मुताबिक कुछ ना कुछ हेल्प ले लेंगे इससे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की बड़ी खबर में, बहुत ही बड़ी खबर देखते हैं। आज की बड़ी खबर वेलकम बैक। अच्छा, बड़ी खबर में सबसे पहले, एज वी ऑल नो, इस वक्त जज साहब कोई इसकी कंडेमिनेशन सामने नहीं आई थी, ना ही अपने जो हामी उनको रोका गया था। ताहम अब जब जो बाइडन ने एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो अपने हलफ की पासदारी करें और इन लोगों को रोकें, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसके बाद इन लोगों को यहां से वापस जाने के लिए कहा गया। बिल्कुल, और ये एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन इतना वर्स एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जब इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे तब भी डोनाल्ड ट्रंप जो कह ले मुसलसल डिनाइल की सिचुएशन में
में थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी राब्ता किया था कि इस इलेक्शन के रिजल्ट को हम नहीं मानते, और उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन अब चूंकि तो इस तमाम प्रोसीजर के जो कि हतमी उस मराहल की जानिब आया, तो उसमें जो बगावत का एक अमल सामने आया, जिस तरह से कैपिटल हिल की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया। इस सारी सिचुएशन के ऊपर अपडेट और कुछ एनालिसिस भी ले लेते हैं। साकिबुल इस्लाम हमें ज्वाइन करें वाशिंगटन डीसी से ही, उनसे जरा पूछते हैं। एक तो वो वहां पे मौजूद भी थे, सीनियर सहाफी हैं, इस सारे मामले को कवर भी कर रहे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके साथ साथ देख भी रहे थे, तो उनसे जरा आंखों देखा हाल भी पूछ लेते हैं। साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस अर्ली मॉर्निंग। आपके लिए तो बड़ी एक अजीब किस्म की सूरत हाल होगी जब आपने ये देखा होगा, या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस किस्म की कोई बात हो सकती है? ओवरऑल क्या सिचुएशन है इस वक्त डीसी? देखें इमरान, आपके लिए तो बहुत खूबसूरत सुबह है जुमेरात की, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ये जो तवील रात है वेंसडे नाइट 6 जनवरी की वो चल रही है, और अभी भी सेनेट और कांग्रेस का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है, जहाँ पर सदर नौमुंतखब सदर जो बाइडन की जो जीत है उसकी तौसीक का अमल जारी है। तो इतना हमें अंदाजा नहीं था कि आज जो कुछ हुआ कैपिटल के सामने, जिसे बहुत से अमेरिकी सीनियर और सरकर्दा सियासतदानों ने इसे अमेरिकी मॉडर्न तारीख का एक तारीख तरीन दिन करार दिया है। और ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया कि कुछ सियासतदानों से इसे बगावत से भी तशबीह दी है, तो वाकई ऐसा बिल्कुल भी किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन ये जरूर अंदाजा था, और वाशिंगटन डीसी में बहुत पुलिस की और सिक्योरिटी सूरत हाल काफी टाइट थी पिछले 2 दिन से, क्योंकि जब 6 जनवरी का दिन ये होना था कैपिटल बिल्डिंग में ये तमाम जो तौसीक का अमल है, तो ऑफ कोर्स ये जाहिर किया जा रहा था कि मुजाहरे होंगे और सदर ट्रंप के हामी जो हैं वो वाशिंगटन डीसी आएंगे और पूरे अमेरिका से आएंगे। लेकिन इतनी बुरी सूरत हाल हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। और सुबह इसका आगाज हुआ, सदर ट्रंप के ने व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने एक सेव अमेरिका रैली की, और उसके बाद फिर जब दोपहर के वक्त उन्होंने वहां से रैली के लोगों को कहा कि अब आप कैपिटल बिल्डिंग की तरफ मार्च करें, जहां पर सदर नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तौसीक का अमल जारी है, तो फिर ये तमाम जो हंगामा है वो शुरू हुआ। ठीक है, अच्छा वो प्रोवोक तो किया गया, लेकिन ये बहुत ही ड्रामेटिक सीन हमें देखने में आया, जिस तरह से कैपिटल हिल की बिल्डिंग पर धावा बोला गया, दीवारों पर चढ़े लोगों ने बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। इट वाज़न्ट एक्सपेक्टेड दिस वर्स्ट, क्योंकि हमें लग रहा था कि रिएक्शन होगा, मार्च होगा, रैली निकाली जाएंगी, लेकिन जिस तरह से प्रोवोक किया गया और जिस तरह से मुजाहिरीन ने हमला किया, दैट्स वर्स्ट बेसिकली। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, और उस वक्त मैं बिल्कुल कैपिटल बिल्डिंग के सामने था जब ये मुजाहिरीन जो है वो तकरीबन 50 गज का एक फासला होता है जिसपे बैरिकेड्स लगे हुए थे, और उसके पीछे एहतजाज कर रहे थे, रैली हो रही थी। और फिर अचानक से जब वो व्हाइट हाउस से जो पूरा क्राउड है यहाँ आया, तो उन्होंने बैरिकेड हटाए और फिर वो कैपिटल बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़े, और फिर सीक्रेट सर्विस और डीसी पुलिस जो है वाशिंगटन डीसी पुलिस, उसके एहलकारों को धकेलते हुए पीछे, और मेरे सामने कई लोगों की आंखों में उन्होंने जो है पेपर स्प्रे भी किया गया। लाठीचार्ज तो यहाँ नहीं होता, पेपर स्प्रे किया जाता है। और एक गन शॉट भी हुआ जिसकी वजह से एक खातून जो है वो जख्मी हुई थी, और अब उनकी हलाकत हो चुकी है। ठीक है साकिब, इस सारी सूरत हाल में चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडन ने रेफर भी किया उनके ओथ की जानिब, उन्होंने कहा कि आप इसकी पासदारी कीजिए और इन लोगों को रोकिए, तो डोनाल्ड ट्रंप बीइंग द प्रेसिडेंट इस सारी सूरत हाल के समहाउ जिम्मेदार हमें नजर आते हैं। तो हम अगर अमेरिकन लॉज की बात करते हैं, एक डेमोक्रेटिक कल्चर की बात तो करी नहीं, अगर लॉज की बात करते हैं तो क्या क्योंकि एक खातून भी इस मामले में हलाक हुई हैं, तो क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस सूरत हाल के बाद? बिल्कुल, अब जबकि उनकी सदारत के महज 14 दिन रह गए हैं, बल्कि 13 दिन कल के बाद, तो फिर भी बहुत से लोगों ने ये कहा है कि सदर ट्रंप को दोबारा से इम्पीच किया जाए, यानी कि उनका मुआवजा एक दफा फिर किया जाए। अब जबकि और 25th अमेंडमेंट जो है अमेरिकी कानून की, जिसमें सदर को रिमूव किया जा सकता है अगर वो सदारत की अहलियत के काबिल ना हो, तो इस तरह की बातें इनकी बाज़गश्त तो हो रही है, लेकिन चूंकि महज 2 हफ्ते से कम का वक्त है, तो शायद ये सब कुछ हो ना पाए, क्योंकि यहाँ पर जो सियासी अमल है ये बहुत वक्त लेते हैं। आपके पास हाउस से पहले होता है, फिर सेनेट के पास ये मामला जाते हैं, तो ये एक लंबा चौड़ा जो अच्छा, है। ये भी बता दीजिए, क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि 13 दिन का वक्त मजीद डोनाल्ड ट्रंप के पास है, जब तक ये प्रॉपर एक ट्रांजिशनल फेज गुजरता है और जब तक ये ट्रांसफर ऑफ पावर होती है, ऐसी कोई और तकरीब एक्सपेक्टेड है जिसके अंदर ऐसे इम्कानात मौजूद हैं? और क्या अब जो इंतजामिया है, एस्टैब्लिशमेंट है, वो किसी किस्म के साने के लिए तैयार है कि आइंदा ऐसा कोई वाकया ना हो?
बिल्कुल बहुत शदीद हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि वाशिंगटन डीसी में और उससे मुल्हका जो जहां पेंटागन है आर्लिंगटन और फिर उससे मुल्हका शहर अलेक्जेंड्रिया, इन 3 शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लग गया है। अब बाहर आप नहीं निकल सकते और इस वक्त सड़कें खाली हैं। दूसरी बात यह है कि अब जबकि जो शहरी इंतजामिया है वो भी चौकस है और उन्होंने पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी है। और अब क्योंकि ये जो एहतजाज होना था ये एक दिन का नहीं था, ये कल से शुरू हुआ था, आज चलता रहा और कल भी होगा। तो ये एहतजाज कई दिन जारी रहेगा और 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, जब तक सदर जो अपने ओहदे का हल्फ नहीं उठाते उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच साकिब। आप हमें अपडेट कर रहे थे वाशिंगटन डीसी से क्या सिचुएशन है अभी, जिस तरह से कल हमने देख, हम आपसे ऑन एंड ऑफ भी अपडेट्स लेते रहेंगे। इमरान, वैसे ये पाकिस्तानी सियासत का ही हाल लग रहा है, हमें भी बुरा हाल वाकई, क्योंकि खुदा न खास्ता हमारी पार्लियामेंट के इहाते में तो एक बार कुछ मुजाहिरीन गए थे, लेकिन ये सूरत हाल हमने नहीं देखी। इट सीम्स वर्स्ट एंड ऑब्वियसली अगर टॉप लीडरशिप एग्रेशन फैलाएगी तो उससे फिर ये एग्रेसिवनेस नजर आएगी लोगों के अंदर। टॉप लीडरशिप को बुर्दबारी का पैगाम देना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट। इसी पॉइंट पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, आपने मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और आप देख रहे हैं, अच्छा अमेरिका की चूंकि हमने बात करी ली, पाकिस्तान के अंदर भी हम अगर मौसम, एक तो मौसम सख्त है, सियासत का मौसम सख्त है, लेकिन जो हज़ारा बरादरी का वाक़ है, पूरी कौम उस पर अफसरदा नजर आती है। वहाँ पे इस वक्त शदीद किस्म की सर्दी है और बच्चे ख़वातीन खुले आसमान तले बैठे हैं और इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं। बिल्कुल, धरने और मैयतों की तदफीन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। लवाहिकीन का एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद आए और सूरत हाल का जायजा ले और हमें इंसाफ की यकीन दहानी कराए। वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में लवाहिकीन से हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा कि हज़ारा बरादरी के दुखों और मुतालबात का मुकम्मल एहसास है और यकीन दिलाया कि बहुत जल्द तमाम अहले खाना के पास ज़ाती तौर पर दुआ और ताज़ियत के लिए हाजिर होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें इमरान, तो दूसरी जानिब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करें तो वो हज़ारा बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए आज कोयटा जा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा है कि मैयतों की तदफीन ना होना इस्लामी हुकूमत और इंसानी हमदर्दी के लिए हम सब के लिए बाइसे शर्मिंदगी। बिल्कुल, और लेकिन बहुत ही अजीब सूरत हाल है और दिल हमारा बहुत दुखी है सारे मामले पे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्ञ हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या देखते हैं। साहब थैंक यू वेरी मच। आपसे पहली दफा नहीं बात हो रही इस मामले पे, इससे पहले भी मुझे याद है कई प्रोग्राम्स के अंदर ऑफ एंड ऑन इस तरह के जो पहले वाकयात हुए थे आपसे बात होती रही थी और ये वाकयात अपनी नौयत के नए वाकयात हैं भी नहीं। एक तो ये गवर्नमेंट ने अब तक निगोशिएशन की है हज़ारा कम्युनिटी के साथ, उससे आप बीइंग एन एनालिस्ट मुतमईन हैं, और अगर नहीं तो क्या प्राइम मिनिस्टर को अब नहीं चाहिए कि जल्दी से इस मामले को निपटा दिया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है हम अगर देखें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक तो प्राइम मिनिस्टर को पहले दिन ही चले जाना चाहिए था। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि हज़ारा कम्युनिटी ने नुकसान बहुत उठाया है, ये शक्ल शुबात से पहचाने जाते हैं, लिहाजा हमेशा ये टारगेट बनते रहे। फिर उसके साथ साथ ये है कि वहां पे आप अगर जाएं तो और बहुत सारी, क्योंकि कोयटा प्रोविंशियल कैपिटल, वहां पे बड़ा कम जाना आना होता है, लेकिन अगर ये इस तरह का मौका बन जाता है तो आप जाके वहां पे कई चीजें कर सकते हैं। उससे बढ़ के इस कम्युनिटी को सिक्योरिटी देने के लिए उनसे तजावीज वगैरह लेके तो वहां पे एक प्लान बननी चाहिए थी, लोगों को टास्क मिलना चाहिए था कि ये बेचारे इधर उधर कहीं निकल जाएं तो इनको पहचाने जाते हैं, इनको मार देते हैं लोग, लिहाजा इनके लिए शहर के अंदर सिक्योर किस्म का कोई अरेंजमेंट जहां इनका रोजगार का सिलसिला वहां चले, या अगर किसी कान में काम करना है तो उधर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम, ये प्लानिंग इनके लिए करनी चाहिए थी ताकि ये कम्युनिटी जो है ये अपने आप को महफूज समझती। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर जाए, वो नहीं गए। अब दूसरी बात यह है कि इसके ना जाने से जो मसला पैदा हुआ है वो ये है कि एहतजाज से बाहर मैसेज ये जा रहा है हमारे अपने बाकी लोगों को कि इस मुल्क में 80,000 लोग मारे गए, तो बाकियों की जाने क्या सारे हज़ारा तो नहीं थे, सो बाकियों की जाने क्या सस्ती थी, वो भी इतनी ही कीमती जाने थी, वहां प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं गए। ये चीजें जो है ना ये कॉम्प्लिकेट होती जाती हैं, अगर आप इनको तूल देते जाएं तो इसमें और इशू निकलना शुरू हो जाते हैं। अब ये इशू जो है ये हर जगह पे जल्द हमें भी मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर का जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको भी याद है जब एपीएस वाकया हुआ था तो आर्मी चीफ भी गए थे, इमरान खान भी चले गए थे, वजीर आजम भी उस वक्त के चले गए थे, तो ये वक्त की आपको नहीं लगता कि नजाकत को देखते हुए फैसला करना चाहिए और करना पड़ता है?
मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले दिन ही जाना चाहिए था, क्योंकि ये कम्युनिटी की हैसियत से अगर वो देखें तो उन्होंने एज ए कम्युनिटी बड़ा नुकसान उठाया। बाकी तो पूरे पाकिस्तान जहां भी कोई शहीद हुए लोग वो पाकिस्तानी हैं। आखिर इस वाक़े से 7-8 दिन पहले 7 FC के लोग भी शहीद हुए हरनाई में, तो ये तो वाकयात हो रहे हैं। लेकिन ये है कि एक कम्युनिटी को अगर हम देखें तो कम्युनिटी के तौर पे इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया और ये बेचारे गैर महफूज है। इनको एक एहसास देना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को, और वो यकजहती का एहसास है। और जाके वहाँ आपके मुताबिक जनरल साहब इनको पहले दिन ही चले जाना चाहिए था। आज चूंकि लीगी रहनुमा मरियम नवाज भी कोयटा जा रही हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी कोयटा जाएंगे। इनकी लाशों पे सियासत होगी वो तो होगा, लेकिन यह कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी जिम्मेदारी पहले दिन ही पूरी कर लेनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल किसी के साथ तादियत करने में जाने में क्या उसमें एक अच्छाई है, हमारा अपना भी एक इस्लामी दीनी ये फरीदा है, तो करनी चाहिए थी। पहले दिन ही चले जाते तो बेहतर था। जनरल साहब हम देख रहे हैं ये पहली दफा वाकया, जिस तरह आपने भी अपने पहले आंसर में बोला कि ये पहली दफा हजारा कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाया गया। पास्ट में भी ऐसे कई वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से वजीर आजम खुद पहले भी जब ये हुकूमत में नहीं थे, वजीर आजम नहीं थे, जा चुके हैं, इनके धरनों में शिरकत कर चुके हैं। अब जिस तरह से दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, इस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। गवर्नमेंट इस हवाले से क्यों इतनी जो कह लें एक स्ट्रैटेजी या उस तवज्जो दिलाने में या करने में नाकाम नजर आ रही है हमें? देखिए बात यह है कि ये वाकयात जो हैं वो वैसे तो सारे दहशतगर्दी के हैं, हजारा कम्युनिटी पे हो अटैक या किसी पे भी हो, मकसद एक ही है कि आपने बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है और उसको वहां पे CPEC के लिए एक चैलेंज बन के रहना है। और ये भारत है, PIK भी है, इसमें कुछ खलीजी रियासतें भी हैं, ये काम तो होगा। और अभी जब 1.5-2 महीने पहले एक डोजियर इशू किया था, उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि 66 कैंप्स हैं अफगानिस्तान में जहां से ये टेररिज्म करवाया जा रहा है। और ये भी हमने आइडेंटिफाई किया था कि CPEC को खराब करने के लिए, इसको थ्रॉट करने के लिए, इसके लिए बहुत बड़ी रकम मुख्तस की गई। 700 लोगों की एक आप कह लीजिए कि एक हिट स्क्वाड तैयार किया गया है। सो ये सारी चीजें हमारे नॉलेज में हैं और ये चैलेंजेस रहेंगे लोगों को भी यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़े रिसोर्सेज इसके लिए आपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर फोर्सेस के अंदर सर्व किया हुआ है और आप चीजों को समझते हैं, जो दिफाई टैक्टिक्स होती हैं और जो दुश्मन की टैक्टिक्स होती हैं उसको भी समझते हैं। तो एक कम्युनिटी इस तरह से इतनी वल्नरेबल है, आपने वैसे कहा कि उनको एक सर्टेन एरिया के अंदर एडजस्ट किया जाए, लेकिन फर्दर हुकूमती सतह पे पॉलिसी लेवल के ऊपर क्या इकदाम हो सकते हैं जिससे कम से कम किया जाए ऐसे इकदाम को, ऐसे वाकयात? देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि अफगानिस्तान के साथ जो हमने अभी हमारा कुछ बेहतरी होनी शुरू हुई, और बेहतरी ये कि जो अफगानिस्तान कहता कि हम मानते गए, उन्होंने कहा जी कि बॉर्डर पर मार्केट्स वगैरह खोल दें, आपने मार्केटें खोलनी शुरू कर दी, आपने कहा कि जनाब हम क्रॉसिंग पॉइंट्स 2 हैं लेकिन अब हम 6 कर देते हैं। ये वो सारी चीज अभी सूट नहीं करती क्योंकि वहां से इसके टेररिस्ट आते हैं। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी जल साहब वक्त हमारे पास कम है, मामला तो ऐसा है कि इस पे बात होती रहनी चाहिए, बट थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया और इस आम मामले पे अपनी राय का इजहार किया। जनरल अमजद शुएब का ये कहना था कि वजीर आजम को उसूली तौर पे पहले दिन ही चलना चाहिए था ताकि इस मामले पे सियासत ना होती। क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आओ। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और आज प्रोग्राम में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा सेगमेंट है साइंस एंड टेक, उसमें देखते हैं क्या है। ये जो अजीब सा तजस्सुस आ गया ना इनकी आंखों में, एकदम पूछने लगा था कि तजस्सुस क्यों आ गया। खैर फिर जब मैंने स्टोरी के बारे में सोचा तो यस इट इज काइंड ऑफ अ स्टोरी जिसके बारे में तजस्सुस आना चाहिए। अगर मौजूदा दौर की हम बात करें तो जराइम के खात्मे और मुलजिम को सजा देने के लिए वाकयाती और जो तबई शहादतें होती हैं वो अब नागुज़ीर अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं, क्योंकि शख्सी शहादत मुख्तलिफ किस्म के दबाव, तरगीबात और मसाइल का शिकार होकर अरमला केस का रुख तब्दील कर देती है। लेकिन साइंटिफिक शहादत को तब्दील किया जा सकता है और ना ही इससे इनकार किया जा सकता है। अक्सर देखते हैं कि जुर्म का सुराग लगाने के लिए और मुजरिम तक पहुंचने के लिए फोरेंसिक लैब जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और तरक्की याफ्ता ममालिक की बात की जाए तो इस तरह पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी मौजूद है, जिसकी बदौलत जो क्राइम की केसेस को हल करने और मुजरिम तक रसाई को आसानी हो चुकी है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की बात की जाए तो वो किस तरह से काम करती है, क्या इनके सेक्शंस हैं, इनके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से, कब इसका कयाम अमल पजीर हुआ, इस तमाम इशू पर हम डिस्कशन करें।
हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर, डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अब आए सर, सबसे पहले तो हम इस फोरेंसिक लैब एजेंसी के हवाले से बात करें। ये है क्या, कब ये स्टार्ट हुआ, इसका पाकिस्तान में इसका इनिशिएटिव कब लिया गया? पाकिस्तान में इसका इनिशिएटिव जो शुरू हुआ 2008 में शुरू हुआ था, कॉन्सेप्ट जो था। ठीक है। 2009 में इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 2010 के आखिर में ये शुरू हुई और 2012 में ये ख़त्म हुई। सही। इसकी कंप्लीशन। ठीक है। तो ये अपनी इससे पहले जो थी ना लैब, जी जी, वो 1906 में ब्रिटिश इंडिया में पहली लैब बनी थी वन बर्डवुड रोड पे। ओके ओके। उस वक्त जस्ट लेट यू नो कि इसका कंपेयर अगर यूनाइटेड स्टेट्स से करें, यूनाइटेड स्टेट्स में पहली क्राइम लैब बनी है 1934 में। ठीक है। और 1906 में ब्रिटिश इंडिया में बनी है। दैट वाज द ओनली लैब इन द ब्रिटिश इंडिया। ओके ओके। अब आप देखें कि वो अमेरिका 30 साल इंडिया से पीछे था। हमारी वो लैब जो थी 1906 में उसी तरह ही रही। बिल्कुल। वो कहीं के कहीं पहुंच गए। तो जब ये शुरू हुआ था कि पाकिस्तान में इसका फोरेंसिक का कोई सीड ही नहीं था। सही। जो थी लैब रूडिमेंट्री थी ना, वो बल्कि ना होने के बराबर थी, बल्कि उनका मिसयूज हुआ है। सही। तो अगर काम करना हो या तो करो सही तरीके से या ना करो, क्योंकि देयर आर अदर वेज टू गेट टू द क्रिमिनल। बिल्कुल। तो 2008 में शुरू हुआ। I was working in United States. I'm in this field since 1976. ठीक है, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि इसमें आप जब ये आइडिया कंसीव किया गया कि फोरेंसिक लैब होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा आइडिया था, लेकिन बजाय ये भी लगता था चूंकि ऐसे आइडियाज के पॉलिटिकल गेन्स नहीं होते मुख्तलिफ हुकूमतों के लिए, लेकिन इन द लॉन्गर रन बड़े फवायद उससे हासिल होते हैं। तो इस आइडिया को कंसीव करने के बाद व्हाट टुक इट 4 years सर? ऐसा क्या था? क्या हम ह्यूमन रिसोर्स जो था उसको हम इकट्ठा कर रहे थे या टेक्नोलॉजिकली हम आगे जा रहे थे? क्या हुआ इसमें? इसमें यह था कि पाकिस्तान में चूंकि इसका सीड ही नहीं था। एक मैं बात क्लियर कर दूं कि जो हम क्राइम लेबॉरेटरी ने टेस्ट करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो हमें किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते। यूनिवर्सिटी में बेसिक नॉलेज दिया जाता है, इंक्लूडिंग अमेरिका। इसका जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअल क्राइम लैब में होती है। पाकिस्तान में कहाँ से होगी? इसके बाद हम जो बंदे हायर करेंगे ह्यूमन रिसोर्स, वो वहाँ अमेरिका लेके जाएंगे। कौन इनको लेबॉरेटरी में एंटर होने देगा? ट्रेनिंग का जो टाइम है वो मिनिमम टाइम है 1 साल और मैक्सिमम 2.5 साल है। दैट मीन्स कि आपने 1 साल हायरिंग के बाद कोई फिजिकल एविडेंस किसी केस को हाथ में, यू आर लर्निंग हाउ टू डू द टेस्ट। तो इसलिए ये काफ़ी मुश्किल काम था। क्योंकि मैं वहाँ अमेरिका में था, आई वॉज ऑन द बोर्ड ऑफ द FBI डायरेक्टर। तो उस वजह से मैं इनको 32 लोग मैंने खुद सेलेक्ट किए। देवर मास्टर ट्रेनर, मैं उनको वहाँ लेके गया। ह्यूमन रिसोर्स, पहला हमारा ह्यूमन रिसोर्स वो था। वहाँ वो 1 साल थे, 1.5 साल तक उन्होंने ट्रेनिंग की। वापस आए, वापस आने के बाद ये जो लैब आप एजेंसी देख रहे हैं। सर, हम अपने पंजाब फोरेंसिक इस लैब के हवाले से बात करें, बेसिकली इसके डिपार्टमेंट सेक्शंस की बात करें और अब तक कितने बड़े केसेस को हम सॉल्व कर चुके हैं? 1 साल में कितने केसेस आए और उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया? जब से बनी है 2012 से अब तक हम 6.5 लाख केस की रिपोर्ट इशू कर चुके हैं। ठीक है। और जो बैकलॉग की बात करें, क्योंकि मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से जुडिशरी में भी ये सवाल उठते हैं कि हमारा बैकलॉग है, पुलिस भी कहती है, लेकिन मैंने बैकलॉग का कंपेयर किया दुनिया की बाकी लैब से, अमेरिकन लैब से, ब्रिटिश लैब, जर्मन, आयरलैंड। मेजॉरिटी ऑफ द लैब थ्रू आउट द वर्ल्ड इज मोर देन 30% इज बैकलॉग। हमारा बैकलॉग है लेस देन 2%। अच्छा। हमें फिर भी क्या, दुनिया की दूसरी बड़ी लैब है, केस इतने ज्यादा केस। बैकलॉग को अगर हम आम लोगों को समझाएं तो कि वो केसेस जो रिजॉल्व नहीं हुए या अभी तक कंप्लीशन जो नहीं हुए, उनका ये तो कई दफा एविडेंस कंप्लीट नहीं होती, वो केस बैकलॉग पे रहेगा। क्योंकि फर्ज करें क्राइम सीन से आपको एम्प्टीज मिली हैं, जब तक गन नहीं मिलेगी वो केस इनकम्प्लीट है, क्योंकि एविडेंस आएगी उससे कंपेयर करेंगे। तो इस तरह कई हर्डल्स हैं इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, पिछले कुछ अरसे में कुछ केसेस हुए, जैसे मोटरवे इंसिडेंट हुआ, डीएनएज मैच किए गए, उसमें भी आपकी लैब का ऑब्वियसली एक मरकजी किरदार था। फिर इसी तरह कुछ प्लेन क्रैश हो जाते हैं, उसमें भी। तो डीएनए इज समथिंग जो कि बड़ा लोगों के लिए एक जानना चाहते हैं लोग।
हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कहाँ स्टैंड करते हैं, नंबर 1, और क्या हमारे जो केसेस सॉल्व किए गए हैं इसको इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज किया गया है, जो आपकी फील्ड है, आपकी जो इंडस्ट्री है? बिल्कुल, देखिए जी, ये बहुत से लोगों को नहीं पता, बल्कि ना तो गवर्नमेंट को पता है ना पब्लिक को पता है कि व्हाट दे हैव इन पंजाब। ये लैब जो है, ये जैसे मोटरवे का केस है, हमने 7 घंटे में सॉल्व कर दिया था। जब से हमारे पास एविडेंस है, दैट मिनिमम टाइम जो लगा वो 7 घंटे में वी टोल्ड है। अब आपने इंटरनेशनल आपने पूछा है कि इनका क्या स्टैंडिंग है। आप हमारी जो लाइफ है 8 साल ही है ना लैब की लाइफ, ठीक है। कैन यू इमेजिन कि अमेरिका से कोई क्रिमिनल केस की एविडेंस आपके पास आएगी एज रेफरल? वी हैव रिसीव्ड केस फ्रॉम अमेरिका कि हम उसे सॉल्व करें। वहाँ 2 लैब्स का आपस में difference of opinion था। I was called by the prosecutor general. They sent evidence here. We were the referee lab. Wow. Our report was used in the criminal court, superior court of Ohio. Okay. स्कॉटलैंड यार्ड से हमारे पास केस आए हैं, हमने सॉल्व किए हैं, उनको उम्र कैद हुई है। नॉर्वे से केस है, ट्रिपल मर्डर। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, हमारे पास बाहर से भी केस आते हैं। तो क्रेडिबिलिटी है तो लोग अमेरिका से कोई, कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि कोई अमेरिका से केस आपको भेजेगा? दिस इज समथिंग वेरी। अच्छा सर, इसके साथ साथ क्यूरियोसिटी, चूंकि हमें भी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि डीएनए सैंपल्स बेसिकली जिस तरह से आपके पास कितने इस तरह के सैंपल्स हैं, जब आप केसेस सॉर्ट आउट करते हैं एज पर आर इन्फॉर्मेशन, आपके पास प्रॉपर सेटअप्स हैं, जो आपके रूम्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप एक प्रॉपर क्राइम सीन जनरेट करके वहाँ पे उस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमारे देखने वालों को बताइएगा। देखिए जो DNA is one of the section. टोटल जो फुल सर्विस लैब है वो 16 मुख्तलिफ क्राइम लैब पे डिपेंडेंट है। ठीक है। DNA and serology is one of those, जो सेक्सुअल असॉल्ट, मर्डर, homicide, जो भी केस होगा जिसमें बॉडीली या ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉडी इज इन्वॉल्व, वहाँ DNA होगा। मिसाल के तौर पर कहीं जगह सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसमें विक्टिम की MLC हुई है, उस केस हमारे पास आएंगे। जो विक्टिम ने कपड़े बाहर पहने हैं वो आएंगे। वी विल फाइंड आउट द बॉडी फ्लूइड के सीमन है, सलाइवा है, ब्लड है, क्या है। उसके बाद वी विल जनरेट DNA प्रोफाइल। एवरी ह्यूमन बीइंग on the planet has a different DNA except identical twins. बाकी हर एक बंदा डिफरेंट है। तो अब हम जब जनरेट कर लेते हैं, पुलिस सस्पेक्ट लेके आती है, वो हम उससे मैच कर देते हैं या नहीं होता। इसी तरह अगर हमारे पास डेटाबेस हो ऑल द क्रिमिनल, जैसे हमने अमेरिका में बनाया, इसी तरह हो तो केस सॉल्व करने में, जैसे जो मोटरवे केस है। डेटाबेस हमारे पास, ये जो नादरा का डेटाबेस है, ये नहीं, वो और चीज है। इसके बेसिकली यू टॉकिंग अबाउट द डीएनए डेटाबेस। हाँ जी, बायोलॉजिकल सैंपल का, बायोलॉजिकल सैंपल, वो हम ओरल स्वाब लेके हम उसका डीएनए प्रोफाइल करके वो अपने डेटाबेस। इसके लिए कोई प्रोसीजर इनिशिएट अभी तक हमने नहीं किया? पंजाब गवर्नमेंट ने हमने लॉ बना के दिया है, इस इन द असेंबली, आई थिंक इट विल बी पास। इसके लिए पहले लॉ बनाना है कि किन किन लोगों का सैंपल लिया जाएगा। हाँ, अब ऐसे तो नहीं आपको हम कहें आके जी आप सैंपल दे, वाई नोबडी वुड। तो आप क्यों देंगे? डॉक्टर साहब, टाइम चूंकि कम है, ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्कस कर लें। आम आदमी जो है, क्योंकि लैब्स की जो नॉर्मल की तरफ नॉर्मली सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, ये सिक्योरिटी इदारे रेफर करते हैं और वहां से आप लोग फिर उनको जो भी उनको चाहिए होता है। क्या एक आम आदमी भी अपने किसी वाक़े के लिए आपकी लैब को एक्सेस कर सकता है अगर उसको लगे कि मेरे वाक़े को कहीं मिस हैंडल किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स या सैंपल्स या प्रूफ्स? नहीं, ये क्योंकि दुनिया में हर जगह रूल रहते हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी, इन तीनों में से कोई अगर किसी आम आदमी को शिकायत है, ही और शी कैन गो टू जुडिशरी, कोर्ट में जाए, वहाँ से कोर्ट ऑर्डर लेके आए, वी विल टेक द एविडेंस। वरना तो हर कोई ले आएगा। हम 1 लाख से ज़्यादा केस रिसीव करते हैं एनुअली। और 1 लाख कैपेसिटी क्या है आप लोगों की? कैपेसिटी हमारी, सीइंग योर ह्यूमन रिसोर्स, सीइंग योर टेक्निकल सपोर्ट, कितनी कैपेसिटी है? हम इससे 50,000 और केस कर सकते हैं। जब मैं 1 लाख के केस कहता हूँ तो उसमें एक केस में आइटम ऑफ एविडेंस जो होते हैं ना, वो ज़्यादा 15 से लेके 10 से लेके 100 तक हैं। अगर एवरेज हम 15 भी लगाएं तो 1.5 मिलियन पीसेज ऑफ एविडेंस we are annually testing in this lab in different departments. अच्छा सर, आम शहरियों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक के कंसर्न्स होते हैं, किसी का कोई केस है जिससे आपने कहा कि वो आप लोग कोर्ट से उसके तमाम तर जो उसकी प्रोसिक्यूशन है वो सारा सिस्टम चलता है, लेकिन आम शहरियों को आप किस तरह एतमाद दें कि अगर पंजाब फोरेंसिक एजेंसी मौजूद, लैब मौजूद है, तो उनको किसी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग के लिए दे आर इन सेफ हैंड्स बेसिकली, ये एतमाद हमारी पब्लिक को देने के लिए क्या? जो
जो जहाँ तक करप्शन का तल्लुक है, पाकिस्तान में सबसे अहम यही चीज़ है कि लोगों को एतबार नहीं है। बिल्कुल। मेरा ये बिलीव है, अब लोगों को, आम पब्लिक को भी पता है कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई करप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ सिस्टम बनाए गए हैं। अगर मैं रिपोर्ट चेंज करना चाहूँ एज ए डायरेक्टर जनरल, मैं भी नहीं कर सकता। आई विल बी कॉट, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड हो जानी है, नहीं हो सकता। सिस्टम ऐसे सिस्टम बिल्ड मतलब क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इफ देयर इज समथिंग रेफर टू द लैब, वो रिजल्ट्स उसके क्लियर ही आएंगे, आई मीन वही आएंगे जो एक्चुअल हैं। हमसे आने से पहले अगर एविडेंस को कुछ हो गया है, उसके हम जिम्मेदार नहीं है। यूं ही हमारे पास आ गई, देन इट इज इन सेफ हैंड। ठीक है डॉक्टर साहब, जब भी कोई ऐसा इदारा जिसको हम डिस्कस करते हैं तो मेरा एक प्राइम कंसर्न जरूर होता है कि आज की तारीख में तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आज से 5 साल या 10 साल के डायनामिक्स मुख्तलिफ होंगे, शायद क्राइम्स भी मुख्तलिफ हो जाएं, अब क्राइम्स की भी टाइप्स ऑफ क्राइम्स भी चेंज हो रही हैं। हमारी क्या तैयारी है इस लैब को लेकर? हम वक्त के साथ साथ जदीद तरीके भी अपना रहे हैं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करते चलें। ये लैब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रन कर रहा हूँ। ठीक है। जो नॉलेज एक साल में हमने किसी फील्ड में नया आया है, इट इज़ रिक्वायर्ड, एवरी साइंटिस्ट मस्ट गेट द कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन दैट रिस्पेक्टिव फील्ड। अगर वो नहीं होता, हम ऑडिट में उसको लैग करेंगे, देयर इज़ द पेनल्टी फॉर दैट। इसीलिए हम दुनिया की हर लैब के पार हैं, क्योंकि जो नया नॉलेज किसी फील्ड में आ रहा है वो साथ साथ हम उसी साल में उसको लर्न करके उसकी कॉम्पिटेंसी प्रोफिशिएंसी दे के उनको वो टेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए लोग हमारे ट्रस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने पहले पूछा था कि व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी इन द अदर वर्ल्ड, अदर वर्ल्ड में यही है कि मैंने जाके तो नहीं कहा। जो लोग इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, बिकॉज ये बड़ी नोन फील्ड नहीं है, बजाय तो लोग सिक्योरिटी इदारों में चले जाते हैं, पुलिस फौज में चले जाते हैं। जो लोग स्पेसिफिकली इस रिसर्च की साइड पे आना चाहते हैं, आप वाली जो फोरेंसिक साइड है, इसके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन है, क्या रिकमेंड करेंगे? इसमें देखो, हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग प्री रिक्विजिट है। अगर डीएनए बायोलॉजी, डीएनए में जाना है, पर्सन मस्ट हैव मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री। अगर जाना है फायर आर्म टूल मार्क्स, फिंगरप्रिंट में जाना है, मास्टर एमफिल इन केमिस्ट्री, ठीक है, बेसिक साइंसेस की जो इंजीनियरिंग की डिग्री हो। डॉक्टर साहब, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू, और आपकी प्रोफाइल के बारे में तो हमें पता ही है, द वे यू आर रनिंग दिस लैब, द वे यू मेकिंग अस प्राउड, दैट्स ग्रेट, एंड हम बिलीव करते हैं कि इदारा हमारा के इदारों से मुख्तलिफ रहते हुए अपना काम बहुत अच्छे से करता रहे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर साहब, जो कि पंजाब फोरेंसिक लैब के हवाले से बता रहे, दैट इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड एज वेल। आपने घबराना नहीं है, सुराग लग जाएगा हर चीज का। ठीक है जी, अब इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो हम एक्सप्रेसो में आपकी मुलाकात बहुत सारे ज़बरदस्त प्लेयर से करवाते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी पाकिस्तानी फुटबॉल टीम की सबसे कम उम्र प्लेयर होने का जिनको एजाज़ हासिल है, उनसे मुलाकात करवाने वाले। हम बात करें अबिया हैदर की, जो कई कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात अपने नाम कर चुकी हैं। अबिया हैदर का नाम 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है, और ये पहला आलमी रिकॉर्ड अब तक खेले जाने वाले सबसे तवील फुटबॉल मैच का था, जो 70 घंटे से ज्यादा जारी रहा। दूसरे रिकॉर्ड की बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा जो खेला उन्होंने 55 से ज्यादा जो नेशंस ने खेला और उस मैच में हिस्सा लिया। इन दोनों मैचेस में अबिया हैदर पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा थी, और उन्हें वर्ल्ड 2020 खेलों में सबसे ऊपर ताकतवर मुस्लिम खवातीन में 3rd over 30 जो खवातीन थी उनमें शामिल किया गया। और अबिया हैदर ने कौमी टीम के लिए अपनी टीम का खेलने का आगाज जो है वो 13 साल की उम्र में किया था, और उसके साथ साथ हाल ही में अबिया ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड जीता है। सो अबिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और अबिया आप सांस ले ले, मैं कर ले बाद में तो इतना ज्यादा कुछ का बताने के लिए मैं देख रहा था, ये बताई जा रही है और लिस्ट खत्म नहीं हो रही। माशाल्लाह अबिया, सो यंग एंड सो अमेजिंग, मतलब इतने ज्यादा एजाज़ात, ये तो बहुत ही कमाल हो गया। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं एक्सप्रेसो में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अबिया मुझे तो बताते बताते सांस चढ़ गया। आप माशाल्लाह माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड अ लॉट, और मैं बता रही थी इंट्रो में, मैं ऐसे बैठ गई थी कि मैं बताती जाऊं। 70 घंटे मैच खेली है उनका। हाउ डिड यू गेट दिस स्टेमिना? 70 घंटे का मैच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेम इन सच अ यंग एज। अबिया, हाउ इट हैपेंड?
बिल्कुल, it was in 2019 Europe, France, and I was officially called by FIFA to represent Pakistan amongst 50-60 different nations जो कि इस Guinness World Record में contribute कर रहे थे। और 70 घंटे का मैच it is the world's longest ever match जो कि तकरीबन 3-3.5 घंटे जो है वो कंटिन्यूस 3-3.5 दिन जो कंटिन्यूस खेला गया, डे एंड नाइट मैच था, बिल्कुल भी नहीं रुका। और ऑब्वियसली एक रोलिंग सब्स्टिट्यूट्स पे मैच था, मतलब एक रोलिंग प्लेयर्स पे मैच था। हम जा रहे थे, खेल रहे थे, वापस आ रहे थे। मेरा जो कंटिन्यूस टाइम था इस मैच के अंदर दैट वाज 5 आवर्स। तो एग्जैक्टली दिस वाज व्हाट हैपेंड। 5 घंटे मुसलसल बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए भाई, हम तो हैरान हो रहे हैं। हमें इंट्रो बताने के लिए स्टेमिना चाहिए था। अच्छा, एक तो पाकिस्तान के हवाले से आप जैसी कई में और प्लेयर्स, ऑब्वियसली आपके पास बहुत बड़े एजाजात हैं, लेकिन खासतौर पे हम नॉर्दर्न एरियाज की बात करते हैं, हुंजा वगैरह की, वहां पे इवन कराची के कुछ इलाकों की और बलूचिस्तान में भी गवादर वगैरह फुटबॉल खेली जाती है और खवातीन खेलती हैं, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक टीम जो कि हमें रिप्रेजेंट करे। इसकी बुनियादी वजह क्या है और इसके लिए क्या किया जा सकता है? अभी एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे वी डू हैव अ स्पेसिफिक टीम जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है सिंस 2010। द ओनली सैड पार्ट इज दैट इन 2015 जैसे कि हमें यूजुअली पाकिस्तान में देखने को अनफॉर्चुनेटली मिल जाता है, हमारी फेडरेशन भी अंडर सम कॉन्फ्लिक्ट आ गई बिटवीन 2 or 3 पार्टीज एंड ऑल दैट। सो इस वजह से हम सस्पेंड हो गए फीफा से, जो कि वर्ल्ड फुटबॉलिंग बॉडी है। इस साल लेट इन 2020 हम फाइनली वापस हमारा सस्पेंशन जो है वो हटाए एंड वी आर बैक ऑन दी फुटबॉलिंग अरीना। पाकिस्तान जो है, हमारा भी नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम का कैंप लगा था इन लाहौर इन नवंबर। आई वेंट टू लाहौर एज वेल पूरी पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साथ। तो होपफुली 2021 वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड चेंजेस एंड फाइनली वी आर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम जो है वो वापस अपना इंटरनेशनल जो है एक करियर रिज्यूम करे। अच्छा, इंशाल्लाह। अब ये भी जानना चाहेंगे, जिससे अभी आपने खुद मेंशन किया कि फेडरेशन कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गया। ऑब्वियसली आप लोग जिस तरह से इमरान अभी मेंशन कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ खवातीन बहुत ज़बरदस्त फुटबॉल खेलती हैं और स्पेशली यंग गर्ल्स लाइक यू। सो क्या लगता है क्यों इस तरह से हमारी जो फेडरेशन हैं, हम जब भी किसी भी स्पोर्ट्समैन से बात करें वो कंप्लेन करते हैं कि हमारी फेडरेशन उस तरह से हमें सपोर्ट या बैकअप नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होती या वो किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि आप जैसे प्लेयर्स को मजीद प्रमोट करने के लिए, जैसे अनफॉर्चुनेटली हम सस्पेंड भी हुए हैं फीफा से, सो क्या इकदाम होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपकी फेडरेशन स्ट्रांग हो, आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो फेडरेशन है दैट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इट कम्स डायरेक्टली अंडर फीफा जो है वो हर मुल्क की फुटबॉल फेडरेशन को खुद रेगुलेट करता है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जिसकी वजह से हम लोग सस्पेंड भी हुए थे वो ये है दैट कोई भी गवर्नमेंट का इदारा या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या नो वन कैन interfere in the program या in the law of PFF, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। सेकेंडली, टू स्ट्रेंथन द प्लेयर्स, आई गेस हमारी फेडरेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए दैट टू फॉर्मुलेट द टीम प्रॉपर। एक तो सारी की सारी अटेंशन क्रिकेट को दी जा रही है इस मुल्क के अंदर। आप सबसे पहले तो अपने प्लेयर्स को मंथली रिसोर्सेज दें, मंथली उनकी मॉनिटरी उनकी पे होनी चाहिए, बिकॉज इन ऑल एस्पेक्ट आप एक प्लेयर तैयार करते हो 5-6 साल लगाकर, फेडरेशन इन्वेस्ट करती है उनके ऊपर, स्पॉन्सर्स इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन सिर्फ कुछ पैसों की वजह से वी हैव सीन इतने अच्छे प्लेयर्स जो कि फुटबॉल छोड़ देते हैं, दे एंड अप गेटिंग इनटू सम स्कूल और कॉलेजेस, वो स्पोर्ट्स टीचर बन जाते हैं, फिटनेस ट्रेनर बन जाते हैं, और हम लोग जो एक टैलेंट को तैयार करते हैं we end up losing that. So why don't you start giving that sort of sum to the players ताकि at least हम players तो intact रखें, टीम तो हमारी ना टूटे। So छोटी-छोटी चीजें which contributes in developing a team, resources, proper exposure, foreign exposure, foreign international coaches, तभी हम अच्छे टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं। कल्चर चाहिए हमें, एग्जैक्टली, एक स्पोर्ट्स कल्चर चाहिए बेसिकली। अच्छा अभिया, अब चूंकि आप बहुत सारे मैचेस खेल चुकी हैं, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, कोई ऐसा फनी वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आपको लगा कि ये आपकी जिंदगी का यादगार तरीन वाकया है, सो टेल अस अबाउट दैट। कोई गोल किया हो, कुछ किया हो? ये जो मुझे लगा कि सबसे दिलचस्प वाकया किस्सों में जी 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 अभी
नहीं, ऑब्वियसली एवरी मैच, एवरी टूर्नामेंट हैज इट्स ओन मेमोरीज। मेरे लिए मेरा फर्स्ट एवर मैच जो मैंने 2010 में खेला था बांग्लादेश में, व्हेन आई वाज अराउंड 13.5 साल, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम एंड मेरी जो कैप्टन थी उस वक्त वो 32 थी एंड द एवरेज एज ऑफ द टीम वाज अराउंड 24-25। तो उस वक्त जब आई वोर दैट जर्सी राइट व्हेन आई वाज प्लानिंग टू गो इनटू द ग्राउंड, तो वो वाली जो फीलिंग है ना, दैट इज अनमैचेबल बिकॉज फर्स्ट एवर टाइम यू आर रिप्रेजेंटिंग योर। अच्छा, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसको जब घर में देखा जाता है बिटवीन कजन्स एंड फ्रेंड्स तो बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, बड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अपने फेवरेट प्लेयर के ऊपर। तो आप खासतौर पे हम अगर मेसी की बात करें, रोनाल्डो की बात करें, ब्राजील और अर्जेंटीना की बात करें, ऐसे कंपैरिजंस, तो आप अपने इर्द गिर्द फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत ज्यादा फेमस तो होंगी एज अ फुटबॉलर, लेकिन क्या ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ? बिल्कुल होते हैं, हमारे दोस्तों में बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि जब भी चैंपियंस लीग या ला लीगा या वर्ल्ड कप कुछ भी चल रहा होता है तो ऑब्वियसली एवरीवन इज वाचिंग दैट इन देयर ओन कैपेसिटी, इन देयर ओन होम्स। तो हम पे फेसबुक स्टेटसेस पे पूरी जंग हो रही होती है। एंड हु डू यू लाइक द मोस्ट? आपके फेवरेट प्लेयर कौन है जिनको आप बहुत फॉलो करती हैं? That is a very common name, but obviously I follow Lionel Messi, and that is because I loved his game. और वो जिस पोजीशन पे खेलते हैं एज यू नो सेंटर मिड, और वहाँ से वो गेम अटैकिंग की तरफ बिल्डिंग करते हैं, सो आई प्ले राउंड अबाउट द सेम पोजीशन, सो आई ट्राई टू फॉलो हिज। अच्छा, अभी आप चूंकि हम आपसे एक मैसेज जरूर लेना चाहेंगे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से उन तमाम यंग गर्ल्स के लिए जो फुटबॉल खेलना चाहती हैं, आपको आइडियलाइज करी हैं, क्या मैसेज देंगी? For me, I would definitely say that football is a beautiful game. If you have love for the game, if you have talent, you should definitely try to come on the field, try to pursue it. And हमारे यहाँ एक बहुत नेगेटिविटी ली जाती है स्पोर्ट्स को लेकर, बट आई गेस जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग हो, आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, आपके पास आपकी बाउंड्रीज सेट है। अभी जाते बता दें 5 घंटे का स्टेमिना कैसे बनाए, 5 घंटे खेलने का, ये भी बता दें। ट्रेनिंग करके स्टैमिना बन जाता है। चले, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड इट वाज ग्रेट हैविंग यू। आप इसी तरह खेलते रहिए, नाम रोशन करते रहिए और इंशाल्लाह दोबारा भी हम जरूर कोशिश करेंगे आपसे दोबारा भी इस हवाले से बात हो। सो ऑल द यंग फुटबॉलर्स, खासतौर पे गर्ल्स फुटबॉलर्स, फीमेल फुटबॉलर्स, आपके लिए एक इंस्पिरेशन सामने है। आप अपने ड्रीम्स को परस्यू कीजिए और खेलिए। That's the best thing you can do. Yes, no doubt. Thank you so Beha. We are so proud of you. इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। और एक्सप्रेसो और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे बहुत ही मजे के सेगमेंट जिसमें हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं और ट्रैवलिंग पाकिस्तान की बात करते हैं। इस वक्त हमारे जो दोस्त हैं, हमारे साथी हैं वकार साहब, वो सफर शर्त में हमें बताएंगे कि राका पोशी का नज़ारा आप कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, कितना एडवेंचरस है। सफर शर्त देखना है। कुछ मज़ाहिर हैं जो नगर में हमें दूसरा ही नगर दिखाते हैं। राका पोशी दुनिया का सबसे खूबसूरत पहाड़ कहलाता है। इस पहाड़ को जहां से भी खड़े होकर देखें, जिस जाविये से देखें, इसके हुस्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। राका पोशी को देखने के लिए नगर में पिसन गांव में एक कमाल जगह है। पिसन जाने के लिए जीप की बजाय अगर आप पैदल ट्रैक करें तो ये कहीं बेहतर फैसला होगा, क्योंकि इस ट्रैक पर पानी वाफर हैं, हर तरफ पानियों के शोर हैं और सब्जा है। मुझे नहीं मालूम कि पिसन में क्या सरप्राइज है। मैं तो अभी पिसन पहुंचा ही नहीं, मैं रास्ते में। मैंने जो रास्ता इख्तियार किया है ये बिल्कुल वो पॉइंट है जहाँ पे मिनेपिल ग्लेशियर और पिसन से जो पानी आ रहा है जहाँ पे मिलते हैं, मैं वहाँ से ऊपर का रास्ता उस साइड से आ रहा हूँ। पिसन के लिए कोई और रास्ते भी होंगे, लेकिन जो रास्ता मैंने इख्तियार किया है उस रास्ते ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना खूबसूरतियों से नवाजा है कि अगर पिसन में मेरे लिए कोई सरप्राइज़ ना भी हुआ तो मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि जो रास्ते पे मैंने सरप्राइजेस देख लिए हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो पिसन के लिए आप जो भी रास्ता इख्तियार करें, लेकिन
बेहतर यही है कि जहाँ पे वो ग्लेशियर और उसके पानी मिलते हैं, मिनापिल ग्लेशियर और पिसन के जो पानी मिलते हैं, वहाँ से अगर ऊपर आएँ तो फिर ये रास्ता है, और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ट्रैक पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, मुनासिब चढ़ाई है, हर तरफ सब्जा है, पिसन के खूबसूरत घर हैं और खेतों में खेलते बच्चे हैं। जो हमारे पीछे इस वक्त एज ए कैमरामैन काम कर रहे हैं, काश मैं इनसे रिक्वेस्ट कर सकता कि ये इस साइड से एक शॉट बनाते, और इस साइड से शॉट बनाते और आपको मालूम होता कि मैं इन दो पाकीज़ा रूहों के साथ इस वक्त बैठा कहाँ हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पीछे खाई है, यकीनन साथ जो है इस वक्त मुझे गुस्से से देख रहे हैं। हेलो 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 हेलो, मैं पाकीज़ा सफ़ेद रूहों के साथ बैठा हूँ, इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन न जाने मेरा गुमान क्यों है कि ये मुझसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, मुझे पता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय, आपका नाम क्या है? कहाँ से आ रहे हैं? स्कूल जाते हैं? नहीं बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अली हसन। अली हसन, ये अली हसन। और इनका नाम क्या है जो खामोश साहब है? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से। अच्छा, और जा कहाँ रहे हैं? अच्छा, तो आप समझ तो गए होंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, मुझे मज़ीद बताने की ज़रूरत तो नहीं है। और हम आगे सफ़र पिसन की तरफ जारी रखते हैं। ये वो नाज़रीन सरप्राइजेज़ होते हैं, ये वो खूबसूरतियाँ होती हैं जो सफ़र आपको देता है। और किसी भी जगह पे, किसी भी साइड पे निकल जाएं, नेचर के अंदर चले जाएं, तो आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे भी मिलेंगे, खूबसूरत मनाज़र भी मिलेंगे। और ये जो इस वक्त हवा है जो मैं आपको फ़ील नहीं करा सकता, ये जो ठंडी हवा है ये भी आपको मिलेगी। और ये जो खूबसूरत पानी जो बहते हुए हैं ये दिखाई भी देंगे, और ये जो उनका म्यूज़िक है ये सुनाई भी देगा। ये सारी खूबसूरतियाँ सिर्फ़ सफ़र के साथ मशरूत होती हैं। हम पिसन जा रहे हैं, हम अपने इन दो दोस्तों को खुदा हाफिज़ कहेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अली हसन एंड अली मोहम्मद, खुदा हाफिज़। अब आप जाएँ, आप जा रहे हैं? जाओ जाओ, चलो चले जाओ, चले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। पिसन में राका पोशी को देखने के लिए टॉप तक गैर मकामी अफराद के लिए 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं जो कि बड़ा मासूमाना होता है अपनी साख्त में। वो सवाल ये होता है कि यहाँ क्या देखें। ये कैसा सवाल होता है जो मेरे जैसे बंदे को परेशान कर देता है कि आपकी एक साइड पे अगर उल्तर है, एक साइड पे राका पोशी है, उधर सपंतिक पीक है, आपकी एक साइड पे पूरा एक स्केल है, हुंजा और नगर वैलीज़ आपको नज़र आ रही हैं, नीचे दरिया हुंजा बह रहा है, दिरान पीक है। और इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में आप अगर ये सवाल करें कि यहाँ क्या चीज़ है देखने की, ये आप पे है, आपको कहाँ क्या किस तरह नज़र आता है, ये आप पे है। ये बड़ी सब्जेक्टिव बात है, ये बड़ी मारूजी बात है कि आपको क्या ये रगड ब्यूटी, आपको रगड ब्यूटी लगती है, ये बंजर पहाड़ लगते हैं। ये आपको तन्हाई, खूबसूरत तन्हाई लगती है जिसमें आप समझते हैं कि खामोशियाँ सुनाई देती हैं, या आपको तन्हाई से और इस चीज़ से वहशत होती है। ये तमाम चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, ये तमाम चीज़ें आपके ज़ाती तजुर्बे हैं। आपकी एस्थेटिक्स, आपकी जमालियात की जितनी ज़्यादा तरबियत होती चली जाती है, आपके हुस्न को समझने का कैनवस या उसका स्पेक्ट्रम जो है वो उतना ही वसी से वसी तर होता चला जाता है। गिलगित बल्तिस्तान आइए या किसी भी जगह पे जाइए, जमालियात की अगर हिस्सा आपकी कमज़ोर है तो फिर आपको चाँद पे भी ले जाएं या कहीं पे भी ले जाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर आप का ख्याल रोशन है, उसमें तितलियां जुगनू मौजूद हैं, तो फिर घर भी जो है वो आपका किसी जन्नत से कम नहीं है।
तो पिसन की तरफ जाने सफ़र जारी है। मुझे कितना खूबसूरत एक मवेशी खाना बेसिकली इसको हम कह सकते हैं, ये मवेशी खाना है और इस मवेशी खाने पे मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खूबसूरत एक जगह लगी। इसी तरह के खूबसूरत मनाज़र, इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह के बच्चों से मिलना, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ तरह के दरख्त, मुख्तलिफ़ तरह की बूटियाँ, मुख्तलिफ़ तरह की खुशबू, पानियों की आवाज़ें, कभी बिल्कुल खामोशी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो एक ट्रैक आपको देता है। राका पोशी सफ़ेद दीवार इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने आ गई है, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और इस साइड पे ना ये जो खुबानी की और मुख्तलिफ़ दरख्त एक बाग सा है, ये भी आप देखिए कि कितना खूबसूरत है। स्पेशली अब मैं सोच रहा हूँ कि आटम में क्या कमाल चीज़ होगी और ऊपर का ये ट्रैक आटम में कितना मज़े का होगा। मुसलसल इस ट्रैक में एक कुल बहती रहती है, पानी की आवाज़ आती रहती है। राका पोशी की बुलंदी 7,728 मीटर है, यानी 8,000 मीटर का एजाज लेते लेते रह गई। ये दुनिया की 27वीं बुलंद तरीन चोटी है। राका पोशी को सबसे पहले 1958 में माइक बैंक और टॉम पैटन ने सर किया था। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब आपकी मुलाकात, आपने मुझे क्यों देखा वैसे ऐसे ही? मैंने कहा शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। अब आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की, जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा की पहली डीपीओ होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। और ये जब उन्होंने अपने फ़राइज़ की जिम्मेदारियां संभाली और हमारी टीम को पता चला तो हमने ये कहा कि कैसे हो सकता है कि खातून इतनी बड़ी अचीवमेंट करने जा रही हैं और वो हमारे शो का हिस्सा ना बने। और उसके साथ साथ जब उन्होंने अपना चार्ज संभाला तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपने जो तमाम लोग हैं उनसे बड़े अखलाक से पेश आने और शराफत का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना। इस वक्त सोनिया शमरोज़ की हम बात करें, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच मिस सोनिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। A very good morning, it's so good to see you. कैसी हैं आप? और सबसे पहले तो हम आपका हाल अहवाल जानते हैं ना, उसके बाद फिर हम आपसे अगली कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इतने खूबसूरत इलाके की, एक तो डीपीओ चित्राल हैं आप, चित्राल इतना खूबसूरत इलाका है, वहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। सो कैसा लगता है कि नॉर्मली खवातीन इतने बड़े ओहदों पे कम पहुँचती हैं और ऐसे इलाकों में तो बहुत ही कम पहुँचती हैं, आपने तो कमाल कर दिया। हाउ डू यू फील बीइंग अ डीपीओ चित्राल, सोनिया साहिबा? ऑब्वियसली इंडीड ये मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और स्पेशली मेरे इलाके की बच्चियों के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा देख के वो मोटिवेट मैं उनको करती थी, वो इंस्पायर होती थी। तो अब जब मुझे इस सीट पे देखा है तो उनको लगता है कि अगर काम करें, मेहनत करें और आपकी लगन हो तो आपको पे बैक होता है आपका। जबरदस्त मिस सोनिया, हमें भी आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपके इस डीपीओ बनने के सफ़र के हवाले से जानना चाहेंगे, आगाज़ कैसे हुआ इस सफ़र का और अब माशाल्लाह आप जिस सीट पर मौजूद हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करके आप यहाँ तक पहुँची हैं? जी, मैंने 2013 में CSS का एग्ज़ाम दिया था, वो क्वालिफाई किया और फिर ये सफ़र शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र रहा है मेरा। चैलेंजिंग रहा या बहुत सादा रहा? नहीं, ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो है। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद 3 किड्स, तो फैमिली के साथ वर्क को बैलेंस करना और स्पेशली इस तरह की चैलेंजिंग असाइनमेंट करना तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टफ तो होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फैमिली। मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, हस्बैंड सारे बहुत सपोर्टिव हैं और मेरे जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अच्छे सीनियर्स मिले, हमेशा अच्छी टीम मिली, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान रही हैं माशाल्लाह। यूजुअली जब खवातीन हमारी एग्जाम्स की तैयारी करती हैं तो उनके जहन में पुलिस सर्विस नहीं होती है, वो नॉर्मली फॉरेन सर्विस को देख रही होती हैं या किसी और सर्विस को देख रही होती है। पुलिस सर्विस बहुत कम खवातीन होती हैं जो प्लान करके इसमें आती हैं। डिड यू हैव द प्लान कि पुलिस सर्विस में जाना या किस्मत ले आई? एक्चुअली मेरा शुरू से ही कुछ ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन करने का इरादा था जिसमें मैं कुछ नया कर सकूं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, स्पेशली ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज को बेहतर कर सकूं, कि एक है ना एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट कर सकूं। तो इसलिए मैंने पुलिस मेरी फर्स्ट चॉइस थी, पुलिस सर्विस ज्वाइन करना और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद मैंने आज तक रिग्रेट नहीं किया।
और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत मिली यहाँ पे। जबरदस्त। अच्छा सोनिया, जिस तरह से आपने कहा कि आपने सोचा हुआ था, नॉर्मली खवातीन, जिससे इमरान भी बात कर रहे थे कि ये मेल डोमिनेट एक कहलें डिपार्टमेंट होता है और यहाँ पर जाना क्योंकि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपने ट्रेनिंग्स करनी है और सारा कुछ है, कभी किसी मोमेंट पे लगा हो कि नहीं अच्छा ये मैंने चूज किया है या कुछ ऐसे, मतलब वाज इट दैट इजी फॉर यू कि आप इसको इतनी जल्दी एक्सेप्ट करती हैं और आपने उसको परसू किया? नहीं जी, नो डाउट टफ तो है ये, बिकॉज आपने ट्रेनिंग सारी वही करनी है जो आपके मेल ऑफिसर्स करेंगे, क्योंकि ये तो आप लिवरेज नहीं ले सकते कि खातून है तो आपने ट्रेनिंग है। ऑब्वियसली हमारी ट्रेनिंग वैसी टफ होती है, आपने मेरे लीड का बैच देखा हुआ होगा, मैंने लीड ट्रेनिंग भी की हुई है और हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो मेल ऑफिसर्स के होते हैं। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। चलें हम थोड़ा सा प्रोफेशनली फिर थोड़ा सा इम्तिहान ले लेते हैं ना आपका। आपकी डीपीओ बनने के बाद चित्राल के अंदर क्या तब्दीलियां पुलिस डिपार्टमेंट में आपने प्लान की हैं या अब तक आई हैं, या आपके इन फ्यूचर इरादों के अंदर है कि पुलिस के अंदर ये चीजें इसको ठीक करना है? वैसे कंपैरेटिवली एक पुरअमन इलाका है, लेकिन फिर भी आप हमें बताइए कि यहाँ पे क्या आप तब्दीली सोच रही हैं पुलिस के हवाले से? जी इनिशियली तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही अभी चार्ज संभाला है, लेकिन जिस तरह हमारा केपी पुलिस का विजन है, आईजी साहब का विजन है कि हमने यहाँ पे पहला देखिए बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मेरी पहली जिम्मेदारी ये है कि मैंने यहाँ पे लोगों को सेफ फील करवाना है, लोगों को ये फीलिंग ना हो कि ये इलाका सेफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी ये इलाका दूसरे इलाकों के निस्बत बहुत सेफ है, लेकिन फिर भी बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डाउट यही है, मेरा पहला जो प्रायोरिटी है। सेकेंडली एक लेडी ऑफिसर होने की वजह से मेरे पे ये भी एक जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे खवातीन के लिए कुछ कर सकूँ। ऑलरेडी यहाँ पे आईजी साहब ने हमारे यहाँ पे वुमेन रिपोर्टिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे जो वायलेंस के केसेस हैं या खवातीन पे जो भी तशद्दुद होता है वो आके रिपोर्ट करती हैं, लेकिन सेंटर्स होने के बावजूद यहाँ पे वहाँ रिपोर्टिंग रेट बहुत कम है। लोगों को खवातीन को पता नहीं है कि उनके साथ अगर जुल्म हो तो आके यहाँ पे रिपोर्ट करें, हम उसको पूरा एक रिपोर्ट देते हैं। तो मेरा ये पहला तो सेकंड मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि सोसाइटी को मोबिलाइज कर सकूं वुमेन वायलेंस के ऊपर, और जेंडर मेंस मतलब बच्चियों को इनकरेज करूं कि पुलिस सर्विस ज्वाइन करें। तो यहाँ ये मेंशन करूं कि हमारी 52% ऑलमोस्ट आबादी में खवातीन का हिस्सा है, लेकिन लेस 1% जो है वो लेडी ऑफिसर्स हैं, और केपी में लेस देन। सोनिया, आपको क्यों लगता है कि खवातीन की रेशो इस मामले कम क्यों है? क्यों खवातीन इतनी रिलक्टेंट हैं कि वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करें? क्या ऐसा कल्चर है, क्या ऐसी रीज़न है जो आपको लगता है कि अभी तक हमें इसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि लोगों को एक स्टीरियोटाइप इमेज बना हुआ है पुलिस का, हालांकि ऐसा है नहीं। मैं इस फोरम पे ये बात जरूर करना चाहूँगी कि पुलिस सर्विस खवातीन के लिए बहुत अच्छी सर्विस है, बल्कि हर वो सर्विस जिसमें आप मेहनत करें, काम करें, आपको अल्लाह इज्जत देता है। तो आप मसला ये नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे रोल मॉडल्स कम हैं, खवातीन कम आती हैं, तो बस जनरली लोगों का परसेप्शन ही है। लेकिन अभी केपी में मैं आपको बताऊं, हमारे पास मैं तो प्रैक्टिकल पुलिसिंग में हूँ ही, इसके अलावा हमारे पास एलीट में खवातीन हैं जो सीनियर रैंक के ऊपर है, ट्रैफिक में है, और इनिशियली इसको ज्वाइन नहीं करती थी। जब मैं ASP मानसेरा थी तो हमारे ये सीट्स जो थी लेडी कांस्टेबल्स की वो खाली जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतना कंपटीशन होता है कि इतना सीट्स कम होती हैं और खवातीन जो बच्चियां आती हैं वो हजारों में होती हैं। ठीक है, लोगों का जब व्हेन पीपल सी अ डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड जो कि डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रही हैं, एक खातून है, उनके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस आता है आपको देख के? ऑब्वियसली उनको अच्छा ही लगता होगा ये, और सबसे मुझे खुद खुशी होती है कि मुझे खुद फील होता है जैसे लोग मतलब जब जिस अभी मुझे विजुअल टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, और जिस हिसाब से आप फायरिंग कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत दबंग होने वाली हैं। और लेकिन दबंग हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो स्माइल है, आपने अभी हम अपने इंट्रो में भी बता रहे थे कि आपने अपने स्टाफ को भी ये कहा है कि आपने अच्छे खुश अखलाकी से पेश आना है। मेरे ख्याल से जिस स्माइल के साथ आप हमारे शो का हिस्सा बनी है और जिस स्माइल से आपने हमें वेलकम किया है, आप अपने जो भी मसाइल जो आपके पास लेकर आएंगे आप उनको भी इसी तरह से वेलकम करने वाली हैं। बिल्कुल ऐसी है जी, मेरी तो जिम्मेदारी ये है कि देखिए मैं ये कहती हूँ ना, हमारे पास जो भी कंप्लेनेंट आते हैं वो तो ऑलरेडी एग्रीव्ड होते हैं, तो अगर आप उनको खुश अखलाकी से पेश आते हैं तो उनका आधा गम तो उधर ही
तकरीबन हल हो जाता है जी। तो आप अगर जो कंप्लेनेंट्स हैं उनसे इखलाक से बात करें, दिस व्हाट अ पुलिस ऑफिसर कैन डू, कि बात अच्छे से करें, कि आप अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से थोड़ा सा हमें बता दें। ये बैलेंस करना आसान है बिटवीन 3 किड्स, आपके हस्बैंड भी हैं, घरदारी भी आप करती होंगी, एंड देन अ पुलिस ऑफिसर जो सबसे अच्छे ओहदे पे है एक जिले के अंदर, तो हाउ डू यू मेक दिस बैलेंस? बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस मामले में बड़ी ब्लेस्ड हुई हूँ मैं। और एक्चुअली माशाल्लाह बच्चों की नानी और दादी और नाना और नाना दादा जो है वो ही ज्यादा मैनेज करते हैं मेरे बच्चों को। ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक मैसेज भी सोनिया, क्योंकि हमने ब्रेक भी लेनी, हम चाहेंगे एक मैसेज आप जरूर छोटा सा हमारे देखने वालों को दें। मेरा मैसेज तमाम उन लोगों के लिए, स्पेशली जो बच्चियां मुझे देख रही हैं, जो वालिदैन मुझे देख रहे हैं, उनके लिए है कि अपनी बच्चियों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएं। जिस प्रोफेशन को वो ज्वाइन करना चाहती हैं, चाहे वो जिस तरह ये मेरे पुलिस का प्रोफेशन है या कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जो पहले खवातीन ज्वाइन नहीं करती थी, तो उसको उनको इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें, और बच्चियों को कहूँगी कि ज़रूर पुलिस सर्विस ज्वाइन करें। इट्स ग्रेट सर्विस। थैंक यू सो मच मिस सोनिया शमरोज हमारे साथ मौजूद थी, डीपीओ चित्राल थी हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच सोनिया, आप हमारे शो का वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप जैसी खवातीन इनकरेज करती हैं बहुत सारी और खवातीन को इस तरह के शोबे में आए, आगे बढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अच्छे फ़राइज़ सर अंजाम दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी मैं एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खुशामदीद एक बार फिर एक्सप्रेसो में, और आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं कुछ खेलों के हवाले से। खेल में ओबियसली क्रिकेट की बात कर लेते हैं, फुटबॉल तो हम कर चुके हैं आज से। खेलों में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कल कैसी रही, यू नो इट वेल। क्राइस्टचर्च में टेस्ट हुआ, मेजबान न्यूजीलैंड से हम हारे और बहुत बुरे हारे। एक इनिंग से ज़ायद 176 रन और एक इनिंग से हम हारे। और उसके बाद न सिर्फ इस वक्त इमरान मेंशन भी करते चले, मिर्जा इकबाल बेग साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही इस हवाले से डिस्कशन के लिए। कल मिर्जा साहब ने हमारे शो में ये खबर ब्रेक की थी, एग्जैक्टली दैट वाज अ बिग न्यूज़। और ये उन्होंने एक्सप्रेसो पे सबसे पहले बताया था कि गैरी क्रिस्टन से राब्ता किया जा रहा है, और अब 2 नाम आए हैं, एंडी फ्लावर और गैरी क्रिस्टन, इनके हवाले से बात करेंगे। मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आपने कल हमारे शो पे ये ब्रेक किया था कि राब्ते किए जा रहे हैं और साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद मिसबाह उल हक को खैराबाद कह दिया जाएगा। क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? सबसे पहले तो सुबह बखैर इमरान और अरमला, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल खुश नहीं है मिसबाह उल हक की कारकर्दगी से, और सारा वो जो मलबा है वो क्रिकेट कमेटी के थ्रू मिसबाह उल हक पर डाला जाएगा, जो नई क्रिकेट कमेटी के जो नए चेयरमैन आए सलीम यूसुफ। क्योंकि मिसबाह उल हक की जो कोचिंग में, अगर आप देखें, आप खुद बता रही थी अरमला कि सितंबर 2019 के बाद से हमारी कारकर्दगी बजाय ऊपर की तरफ जाने के नीचे की तरफ आ रही है। तजुर्बा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और ये तजुर्बा मुकम्मल तौर से नाकाम हुआ है। मिसबाह उल हक की कोचिंग में पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, वहां हमें टेस्ट सीरीज T20 में शिकस्त हुई, इंग्लैंड का दौरा किया, वहां टेस्ट सीरीज T20 में शिकस्त हुई, और फिर इसके बाद अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड का दौरा है उसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। तो कारकर्दगी को मॉनिटर तो किया जा रहा था। जब मिसबाह को ये 3 कैप्स पहनाई गई थी उस वक्त ही इन पर बहुत तनकीद हो रही थी। लोग कह रहे थे मिसबाह उल हक नियाजी, उनका पूरा नाम मिसबाह उल हक नियाजी, ये लोग तनकीद कर रहे थे कि कहीं ऊपर से तो नहीं आया हुक्म कि मिसबाह उल हक को सारे ओहदे दे दिए जाएं। लेकिन अब उनकी कारकर्दगी के बाद इस बात के इम्कानात खासे रोशन हो गए कि उनको खुदा हाफिज कह दिया जाए। ठीक है, और वजह कारकर्दगी ही होगी इसकी। अच्छा, एक तो आपने कहा कि कौम उनकी कोचिंग से खुश नहीं है, कौम तो उनसे भी खुश नहीं है जो उनको लेकर आए हैं क्रिकेट बोर्ड की, जो आप बात कर रहे थे। तो डोंट यू थिंक इस हाईएस्ट लेवल से जो हमारे पेट्रन इन चीफ हैं क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ अहम डिसीजंस लिए जाएं और इसमें कोई तब्दीली लाई जाए? क्योंकि ये तजर्बा भी एहसान मानी साहब वाला भी तो कोई खास कामयाब नहीं हुआ। आपको याद होगा PSL कितने चैलेंजेस का शिकार है एंड मोमेंट तक, और अभी भी जिस किस्म के चैलेंजेस हैं। व्हाट डू यू से मेरा साहब? बिल्कुल आपने इमरान सही निशानदेही की। दरअसल एहसान मानी जो है पेट्रन इन चीफ के बड़े काबिल एतमाद आदमी है। जब वफाक में हुकूमत नहीं थी PTI की और सुबह KPK में हुकूमत थी, उस वक्त भी उनको गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया था एहसान मानी साहब को, और शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, डायरेक्टर्स में ये शामिल है एहसान मानी साहब। तो उनके ताल्लुकात तो थे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। अब माशाल्लाह इस बरस वो 76 साल के हो जाएंगे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। एक वक्त था 2003 से 2006 तक जब आतिश जवान था और वो ICC के सदर थे, तो उस वक्त तो वो ICC में थे, चल जाता। लेकिन अब
17 साल के बाद, और फिर उसके बाद एहसान मानी साहब ने अपने इख्तियारात भी निचले लेवल पर जो है वो दे दिए लोगों को, वसीम खान को ले आए। तो बोर्ड की कारकर्दगी अगर इमरान हकीकत की निगाह से देखी जाए तो इंतहाई मायूस कुन है, क्योंकि टीम की कारकर्दगी से बोर्ड की कारकर्दगी जज होती है। अगर टीम की कारकर्दगी डाउनवर्ड है तो फिर बोर्ड के ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं? ट्रू दैट। अच्छा, ये जो न्यूजीलैंड के अंदर हमारी पिक्चर चली है 2 मैचेस की, खास तौर पे टेस्ट के अंदर, तो मेरे साथ यूजुअली ये होता है कि हमारे यहाँ 1-2 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो स्टार परफॉर्मेंस दे जाते हैं, मैच जीतना ना जीतना बाद की बात होती है। लेकिन इसमें तो हमने देखा कि इंडिविजुअली भी तकरीबन कोई प्लेयर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया, मां सिवाय एक हाईलाइट जो 100 की बनी फवाद की, उसके अलावा तो कोई प्लेयर इंडिविजुअली खासतौर पे बॉलर्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं कर पाए। तो व्हाई डिड वी कोलैप्स? मतलब वकार यूनुस कोई पुरानी टेक्निक्स पे ले गए हैं बॉलर्स को, क्या है ये क्या है टेक्निकली? मसला ये इमरान के अब हमारे पास कोई सुपरस्टार या स्टार नहीं है। जो वकार यूनुस के जमाने की टीम थी उसमें स्टार्स होते थे, इस टीम में सिवाय बाबर आजम के कोई स्टार नहीं है। और जो सिलेक्शन है, मैं हमेशा से कहता हूं कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि पसंद नापसंद की बुनियाद पर, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। वकार यूनुस बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, अपने जमाने के वन ऑफ द टॉप बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एज अ बॉलिंग कोच वो हमारे बॉलर्स को अब तक आप देखें ना 16 नो बॉल तो नसीम शाह ने की, उनको बताने में नाकाम रहे। ये सोचना पड़ेगा, और पहली मर्तबा नहीं बने मिसबा की तरह वकार यूनुस। वकार यूनुस इससे पहले भी 4 बारियां ले चुके हैं, 5वीं मर्तबा किसी ओहदे पर वो आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, तो वकार यूनुस की जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हमारी टीम में अब कोई स्टार नहीं है, हम मैनेजमेंट को भी तनकीद कर रहे हैं, हम पीसीबी को भी कह रहे हैं, हम कोचेस पे भी कह रहे हैं, क्या वजह है? स्टार पैदा नहीं, हम पीएसएल से यंगस्टर लाते हैं, उनको खिलाते हैं, चांसेस देते हैं, एट द एंड हमारे पास उस तरह का कोई स्टार पैदा नहीं हुआ। जिस तरह से आप बात कर रहे थे वसीम अकरम या वकार यूनुस के टाइम पे हमें एक सेलिब्रिटी मिलता था जो शायद हमें लगता था कि ये क्रिकेट टीम हमारी बड़ी आइडियल टीम है। अब क्या वजह है कि हम स्टार नहीं पैदा कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रही है अरमला। बुनियादी वजह तो ये है कि हम पीएसएल के जरिए ही लड़कों का इंतखाब करते हैं। जो लड़के पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, पीएसएल के मैचेस टेलीविजन पर आते हैं, क्राउड पुलिंग मैचेस होते हैं, लोग घरों में देखते हैं, तमाशाई पहले आ रहे थे पैंडेमिक से, तो पीएसएल को ही हमने क्राइटेरिया बना लिया। हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो नहीं दे रहे। डोमेस्टिक क्रिकेट पर 1.25 अरब से ज्यादा रुपए हम खर्च कर रहे हैं। हमारे पास कोई मेन बड़ा स्पॉन्सर नहीं आया डोमेस्टिक क्रिकेट का। पीसीबी का डायरेक्टर मार्केटिंग का शोबा क्या कर रहा है? हमारे पास बहुत सारे मसाइल है। अंपायरिंग का मयार इतना अच्छा नहीं है। अपने मंजूर नजर लोगों को अंपायर बना दिया जाता है, अपने मंजूर नजर लोगों को मैच रेफरी बना दिया जाता है। पिचेस का मयार अच्छा नहीं है। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छा प्लेयर कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे? बिल्कुल सही। फिर साहब, जहां तक मुझे याद है, मुझे करेक्ट कीजिएगा क्योंकि आप तारीखी लिहाज से क्रिकेट को बहुत बेहतर समझते हैं, पहले तो एक ही कोच होता था ना, जैसे 92 के वर्ल्ड कप में इंतखाब आलम साहब हमारे साथ थे, और ज्यादा जिम्मेदारी कैप्टन के ऊपर होती थी, जैसे इमरान खान साहब उस वक्त कप्तान होते थे। फिर ये कल्चर आ गया कि बॉलिंग कोच अलहदा से है, फील्डिंग के लिए अलहदा से एक्सपर्ट्स हैं, बैटिंग के लिए अलहदा से हैं, स्पिन बॉलिंग के लिए अलहदा से है। तो इस कल्चर ने क्या हमारी टीम को बजाय इसके ऊपर लेके जाता? कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि डिवीजन ऑफ पावर टीम को डिस्टर्ब कर रही है कि बॉलिंग कोच अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, बैटिंग कोच अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, इस वजह से सारे शोबे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसा कुछ है? इमरान, देखिए दूसरे मुमालिक ने भी यही तजुर्बात किया और हम उनको फॉलो करते हुए हमने भी ये तजुर्बा किया है। लेकिन आपकी बात सही है, वो कहते हैं ना टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो वो सारा मसला वही है कि बहुत सारे लोग आ गए और एक से एक सुपरस्टार है। ये भी नहीं कि कोई आम ऑर्डिनरी कोचेज हो, तो एक से एक सुपरस्टार है। और पहले आपने सही कहा कि वो लोग कहते हैं कि उस वक्त की क्रिकेट डिफरेंट थी, अब जदीद क्रिकेट हो गई है। अब आप देखें ना कि अगर 16 रुकनी टीम है तो 13 रुकनी जो है वो सपोर्ट स्टाफ होता है टीम के साथ, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, फिजियोथेरापिस्ट, बेशुमार लोग साथ होते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम एक आदमी को जिम्मेदारी दें, ठीक है, हम अगर बॉलिंग कोच का इस्तेमाल करना है या बैटिंग कोच का, तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहां प्लेयर्स को भेजें, वहां उनको वो उनकी टेक्निक सही कराए, वहां उनकी बॉलिंग की स्किल्स को जो है वो बेहतर करें। लेकिन हम इतने सारे लोग टूर पे ले जाते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर भी बेशुमार लोग, तो उसकी वजह से भी ड्रेसिंग रूम का, अब तो हमने डॉक्टर भी भेज दिया था, डॉक्टर सोहेल सलीम भी जो पीसीबी के डायरेक्टर मेडिकल है वो भी गए हुए थे। अच्छा, तो थोड़ा सा अगली बार हम भी जरा नाम डाल देते अपना, हमें भी साथ ले जाए, हम भी वहीं से कर लेंगे अरमला को विमेन टीम के साथ भेज देंगे, विमेन टीम के साथ। अच्छा, मैं आपको कहने लगा था, आपने डॉक्टर साहब का जिक्र किया, खैर आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हम अगर उसको हम सामने ले आए, तो अब जिन कोचेस के नाम को डिस्कस किया जा रहा है, कल आपने ब्रेक भी किया था, अरमला ने शुरू में बताया हमारे शो में, तो आपको नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका के विजिट से पहले हमें गैरी कर्स्टन वगैरह को एंगेज कर लेना चाहिए, तो बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं, जो कि वो हमें बेहतर ट्रेन कर पाएंगे, या फिर ये टाइमलाइन जो मिसबा के पास है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा हमें?
नहीं, टाइमलाइन तो नहीं, लेकिन लगता यही है कि साउथ अफ्रीकन सीरीज के बाद करेंगे। इतनी जल्दी पैनिक बटन नहीं दबाया जाएगा, क्योंकि आज 7 फरवरी और 26 फरवरी, आज 7 जनवरी है और 26 जनवरी से पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में, और टीम जो है 10 तारीख को पहुंचेगी। तो टीम के आने के बाद तकरीबन एक आध हफ्ते के बाद सारे प्लेयर्स इकट्ठे होंगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि फौरन डिसीजन लेगा, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने ये तहैया कर लिया है, सोच लिया है कि इस सीरीज के बाद, ताकि वक्त भी मिले गैरी कस्टम। अगर मिर्जा हम अच्छा खेल गए, खुदा न खास्ता हम अच्छा भी खेल जाते होते हैं कभी कभी, तो अगर हम नेशनल स्टेडियम में अच्छा खेल गए आपके होम ग्राउंड के ऊपर, तो ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट चेंज हो जाए? हमारा भी माइंडसेट बीइंग फैंस भी फौरन चेंज हो जाता है ना, फिर हम आसमान पे ले जाते हैं। फिर जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। हाँ, आपने मेरा होम ग्राउंड का, आप खुद भी यहाँ पीटीवी कराची से तो आधा आपका भी होम ग्राउंड है इमरान। लेकिन मसला ये है कि हम अपने घर के शेर है ना, हम बाहर निकलते तो ढेर हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह से, लेकिन मुझे नहीं लगता अब जो क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेने जा रहा है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया। आप सोशल मीडिया को देख लें, कल मैंने एक तस्वीर ट्वीट की थी कि मिसबाह-उल हक 1994 में साउथ अफ्रीका का मैच देख रहे थे, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में, और अब वो बाहर से बैठकर मैच देखते हैं ड्रेसिंग रूम से। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड ने जो डिसीजन ले रहा है, आई थिंक दे वोंट रिवर्ट बैक टू देयर डिसीजन। अच्छा, इनके आने जो गैर मुल्की, अब हम कोच की बात करें, मिसबाह-उल हक को रिप्लेस किया जाएगा, आपको लगता है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हालात इस तरह से बेहतर हो गए? जैसे कल हमने जिक्र किया था कि माजी में जो हमारे पास गैर मुल्की कोचेस आए हैं, उनमें जो पॉलिटिक्स और ये दीगर चीजों वाला फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है और फिर परफॉर्मेंस पे भी असरअंदाज होता है कि बेहतर हो जाती है परफॉर्मेंस। आपको लगता है कि इसके बाद कुछ बेहतरी आएगी, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल अरमला, मिकी आर्थर का तजुर्बा अगरचे उन पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन वो इतना नाकाम नहीं हुआ। उसके अलावा बॉब वुल्बर आजहानी, वो पाकिस्तान के बड़े कामयाब तरीन कोच थे, हालांकि टीम की कारकर्दगी बीच में अप्स एंड डाउन आए। उसके अलावा हमने जेफ लॉसन को रखा, हमने डेव वॉटमोर को रखा, तो कोचेस तो आ चुके हैं हमारे पास, तो ऐसी बात नहीं है। और ये छोटे बच्चे हैं, ये तो मिसबाह भाई करते हैं। जब वो गैर मुल्की कोच आएगा तो उसको भाई तो नहीं कहेंगे, तो लाजिम बात है कि गैर मुल्की कोच का एक दबदबा होगा और वो फिर इनको प्रॉपर प्रोफेशनल अंदाज से ट्रेन करेगा। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, मफाद नहीं होगा, और जब मफाद नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली वो पैसे लेगा जिस बात के, जो काम करेगा तो उसकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी। तो इसमें लड़कों को लैंग्वेज बैरियर नहीं आता मिर्जा साहब? क्योंकि जारी बात है, हमारे बहुत से लड़के पढ़े लिखे नहीं होते, एवरेज बैकग्राउंड से आते हैं, दो के टैलेंटेड होते हैं, तो जो फॉरेनर कोचेस होते हैं उनको कम्युनिकेट करने में डोंट यू थिंक प्रॉब्लम होती है? देखिए इमरान, क्रिकेट की लैंग्वेज तो हर आदमी समझ लेता है, और फिर उसके साथ असिस्टेंट मैनेजर भी लगते हैं। पहले हारून रशीद साहब थे, वो बताते थे, या वकार यूनुस भी होंगे, तो डेफिनेटली ट्रांसलेशन का इतना मसला नहीं होगा। जो दीगर प्लेयर्स हैं, आपको तो पता है बाबर आजम के लिए ट्यूटर रखा हुआ है, वो इंग्लिश सीख रहे हैं और बाबर आजम ग्रूम हो रहे हैं कि वो एज अ फ्यूचर कैप्टन पाकिस्तान के लिए कारनामे सर अंजाम दे। तो मेरे ख्याल में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग से कुछ प्लेयर्स भी बता देंगे, कुछ कोच भी बता देगा। माजी में भी ऐसा होता रहा है, माजी में ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, माजी में भी बताते रहे। बॉब वुल्मर थे तो वो इंग्लिश जब बताते थे, बाद लोगों को समझ नहीं आती थी, यासिर हमीद को नहीं समझ में आती थी, बाद में उन्होंने गिला किया कि वो बताते कुछ थे, हारून रशीद उन्हें कुछ बताते थे, जिसकी वजह से यासिर हमीद टीम से बाहर हो गए। सही ठीक हो गया। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपने बड़ा कंप्रिहेंसिव किस्म का एनालिसिस दिया, और जो भी सिचुएशन है हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे और हमें भी कुछ अच्छी। और मिर्जा साहब हमेशा जो है ना, जब भी आते हैं ना, बड़ी जबरदस्त लाइवली गुफ्तगू करते हैं, मजा आता है। सेम लाइक मॉर्निंग, जिस तरह का मूड होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, जब भी आपको जहमत देते हैं आप तशरीफ लाते हैं। ब्रेक ले लें। अब पाकिस्तान क्रिकेट तो हमने देखना है कि अब कितना उसमें ब्रेक आती है, ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आते हैं। रोड टू श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर हाईवे पे भी हम जा सकते हैं। श्रीनगर हाईवे बिल्कुल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकले और फिर आपको श्रीनगर लेके जाती है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट सड़क भी हमारे लिए, और एज अर्मला सेड हमारे दिल के बड़े करीब है। तो इस वक्त हम जो कि रोड टू श्रीनगर की बात करें तो आपको जन्नत नज़ीर वादी के हवाले से बताएं, जो जमहूरियत का सबसे बड़ा दावेदार भारत है ना, उसने वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। और वो कब्जा सिर्फ महज कब्जा नहीं है, वहाँ की जो कश्मीर की फिजाएं हैं, गुनगुनाती वादियाँ हैं, इस वक्त जो सफ़ेद चादर ओढ़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर बिछी कुदरती सरसब्ज कालीन पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि कश्मीर पुरअमन फिजाओं का तलबगार है। आप ये विजुअल्स अपनी टीवी स्क्रीन पर देखें कि इस वक्त जो खूबसूरत मनाजिर हैं, जिस तरह से यहाँ पे बर्फ से आर्ट करें, कितना टैलेंट है और कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के जो कह लें कब्जे में है ये जगह, लेकिन स्टिल इस मजालिम के बावजूद वहाँ के लोग कितने जिंदा दिल हैं, कितनी खूबसूरती को ये तो हम बात करते रहे। अब ये बताइए इनमें से सबसे अच्छा कौन सा आपको लग रहा है? ये देखिए, ये रिक्शा है, ये रिक्शा, और ये देखिए कितनी खूबसूरती है,
हाँ, कितनी खूबसूरत। ये देखिए गाड़ी बनाई हुई है, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। जबरदस्त हाथी है, और वो बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट है ना, वो आपको इतनी खूबसूरत लगती है कि भारत ने पता क्या किया है? भारत ने किया ये कि भारत ने जो कश्मीर का ये वाला चेहरा है ना, ये लोगों को दिखाने नहीं दे रहा कि कश्मीर कितना खूबसूरत है, वहाँ के लोग कितने टैलेंटेड हैं, और श्रीनगर और इसके आसपास कितना टैलेंट मौजूद है। और इसके लिए भारत ने यही किया है कि वहाँ पे इंटरनेट सर्विस नहीं है, लोग पहुंचा नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी ये कोशिश करते हैं कि कश्मीर का वो चेहरा, वो कल्चर आप तक पहुंचाएं जो इस वक्त दुनिया से भारत दूर रख रहा है। बिल्कुल, और मैं आपको साथ साथ इमरान ये भी बताऊं कि ये बिल्कुल फ्रेश विजुअल्स हैं जो श्रीनगर से हमें आए हैं। ये कल के हैं जहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, और ये आप देखें ये एक्सक्लूसिव है, इतनी अच्छी और खूबसूरत जगह है, और किस खूबसूरती से कैप्चर किया गया है उसके बर्फ जिस तरह से, और ये बिल्कुल फ्रेश विजुअल्स हैं। हमने आज इसीलिए रोड टू श्रीनगर अपना सेगमेंट प्लान किया था कि हम अपने देखने वालों को वो तमाम विजुअल्स, वो तमाम मनाजिर दिखाएं जो शायद भारत अपनी जो कह लेना उसमें छुपा के दुनिया के सामने उन्होंने इसको नहीं दिखाया कि कितना खूबसूरत है ये कश्मीर और कितने खूबसूरत है वहाँ के लोग। बिल्कुल, और भारत की बेइंतहा मजालिम के बावजूद कश्मीर की जो वादी है खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इतने जब्र और जुल्म के बावजूद कश्मीरी अवाम का ख्याली तस्वुर किस हद तक है, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं। इन्हीं तस्वीर की हम अगर बात करें तो एक बच्चा जिसने स्कूल जाना है, उसका ये कहना है कि बर्फ मेरे तालीमी सफर में कोई रुकावट नहीं है। ये विजुअल दिखाइए जी जरा। ये बच्चा है, ही इज कश्मीरी है, उसको जब कहा गया कितनी बर्फ में तुम स्कूल जा रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि ये बर्फ तो मेरे लिए कोई रुकावट ही नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है, उसने ये कहा, और ये हमें हिंदुस्तान की सोच से जुदा करती है। दुनिया भर में अमन का अलम उठाने वालों को इस बात पर जरूर गौर करना होगा कि जो गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत के बावजूद हर एक कश्मीरी बच्चा अपनी आजादी और हक के खुदरादियत को जानता है, और ये भी जानना जरूरी है कि जोग्राफिया भी हिंदुस्तान के कश्मीर के दावे की हिमायत नहीं करता। और अब तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कश्मीरियों की जो आजादी है ना, ये कश्मीरियों के डीएनए में शामिल हो चुका है। ये उनकी 3rd 4th जनरेशन है जो कि आजादी की वॉर लड़ रही है, तो उनके खून में ये चीज शामिल हो चुकी है। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ नाउ। जब वो दुनिया में रहने की बात करते हैं तो जो पहली बात वो करते हैं वो आजादी की बात करते हैं, जो किसी भी ह्यूमन का बुनियादी राइट है। और भारत चाहे जितनी कोशिश कर ले, आर्टिकल 370 उनको उनके बुनियादी हकूक से महरूम करने की कोशिश करे, इंफॉर्मेशन बंद करे, लेकिन ये आवाज तो निकलेगी, ये आवाज तो सामने आएगी। और कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग होती है। ये टैलेंट दुनिया को दिखाएगा कि वो कश्मीर को कहां तक लेके जाना चाहता है। हर कश्मीरी बच्चा है जानता है कि भारत के पास वादी तक रसाई का कोई रास्ता नहीं था सवाए इस सिरंग के। जबकि वादी में दाखिल होने के लिए हम बात करें तो कई रास्ते हैं, जैसे सियालकोट और मुजफ्फराबाद। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कश्मीर के बासियों ने बर्फ से खूबसूरत फन पारे बनाकर अमन का पैगाम दिया है। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने है। जन्नत नजीर वादी की बात की जाए तो जिंदगी सिसक रही है। भारत ने जन्नत को कश्मीरियों के लिए जहन्नुम बना दिया। लेकिन हमने इस जन्नत के कुछ मनासिर आप तक पहुंचाए हैं। आई होप कि इनको देखकर आपकी सुबह अच्छी हो गई होगी। और इसमें कुछ एक्सक्लूसिव ताज़ा तरीन वीडियो विजुअल्स भी मौजूद थे, जिसमें हमने आपको स्नोफॉल दिखाई जो कि कश्मीर में हो रही है। और ये सेगमेंट हम सबके दिल के, हमारी टीम और हमारे दिल के बहुत करीब। और जब भी ये सेगमेंट आता है हम कोशिश करते हैं कि आपको कश्मीर की वो साइड दिखाएं जो शायद दुनिया नहीं देख पा रही। हमारा मकसद है किसी दिन हम लाइव श्रीनगर से करेंगे जब कश्मीर आजाद होगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हुए अब नेक्स्ट वी है प्रोग्राम में आगे बढ़े तो बात करें। गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुख्तलिफ समाजी और माशरती रवैयों के मुआवजे का एक सोशल मीडिया पर चर्चा है और ऐसी मीम्स आ रही हैं। मैंने भी वैसे स्टार्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे और मेरे ख्याल से ये इंस्टाग्राम या आई पोस्टेड इट फॉर लाइक ऑन माय स्टोरी और मुझे लगा कि बहुत मजेदार किस्म की मीम्स पाकिस्तानियों ने बनाई है। उन्होंने अमेरिकी और पाकिस्तानी झंडे का इस्तेमाल किया और अमेरिका में ऐसे होता है और पाकिस्तान में ऐसे होता है। और अब आप सोच लें कि कैसे कैसे होता है। अच्छा जी, यू वांट टू स्टडी मोर, गो हेड। और इसके बाद पता क्या लिखा, इट डिडंट वर्क आउट, इतनी बुरी नजर लगी है। पाकिस्तान में ये कहते हैं कि बहुत बुरी नजर लगी है। अच्छा वी डू क्लीनिंग, बस मेहमान आने की देर है। बेबी गर्ल वी आर सो प्राउड ऑफ यू। तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो। ये तो मुझे बड़ा कॉमन है। आई थिंक वी शुड ब्रेक अप नाउ। अब्बू फुफ्फू की बेटी के साथ मेरी बात है। दिस इज सो फनी। अच्छा, अब बहुत जबरदस्त कंपैरिजन है। सबसे अच्छा था वो जॉब के हवाले से ना, कि मैं कुछ नहीं कर रहा, अमेरिकी ये कहते हैं और हम कहते हैं हम इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। ये सबसे मजे का। आई एम सो सॉरी आई कांट मेक इट। और शाम तक में हम कहते हैं शाम तक बताता हूँ, हमने इन टाइम पे फिल्म ही चलानी होती है। ठीक है, हम नहीं आ रहे। सो दिस इज समथिंग। ये जी सोशल मीडिया में बड़ा ट्रेंड चल रहा था और बहुत सारे आफ्टर ब्रेकअप क्या होता है, वो रिस्पेक्ट ईच अदर एंड विश ईच अदर गुड। और इसके बाद क्या था मैंने मिस कर दिया है। गॉड प्रॉमिस आई एम नॉट लाइंग, हम नहीं बोल रहे झूठ। अच्छा जी, और ये साथ साथ जी एनु एने नहीं बचना, एनु लॉल ले जाओ। ये तो सबसे फनी होता है ना। क्या ये वो कौन सा है जी, हमारे कुछ
अच्छा, वो शादी के इनकार वाला जो आप कह रही है ना, वो नॉर्मली वहाँ पे अगर इनकार करना हो तो स्ट्रेट अवे बता दिया जाता है। हमारे कहते हैं हमारा इस्तिखारा ही नहीं मिला यार रलिया साडा, या अम्मी नहीं मान रही। लड़के तो ये भी कहते हैं अक्सर, लड़के ये कह के इनकार करते हैं कि अम्मी नहीं मान रही। You know better. अच्छा, बेबी गर्ल वी आर सो प्राउड ऑफ यू। तो मेरी बेटी नहीं बेटा, ये भी अच्छी है। बता चुके हैं। सो दिस इज अबाउट द मीम्स। वो इतनी तेज से चल रही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी अंग्रेजी रीडिंग जो ना बेहतर ही कर लूँ। ऐसा नहीं, मतलब दूर भी बड़ी ना, नजर नहीं आ रही, बहुत दूर है, सारिफीन के करीब है। आई होप यू आर एंजॉयिंग जी। और आई कांट मेक इट। अच्छा, ये वाली अच्छा है कंपैरिजन वैसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें सीखना भी चाहिए कि हम क्या टोपियां घुमाते रहते हैं ना लोग। नहीं, वो सही है। अच्छा, वैसे गोरों के मामले बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जब नहीं आना, नहीं सॉरी आई कांट कम, हम जरा कहते हैं अच्छा शाम को बताएंगे, कल बताऊंगा, कल कंफर्मेशन दूंगा। तो ये भी अच्छा रिस्क हाथ में झूठ नहीं बोल रहा अक्सर, मतलब This is what we Pakistanis do. This is how it works in Pakistan. जबरदस्त मीम्स पाकिस्तानीज बना रहे। और कल भी मैंने कहा था कि मेरा ये भी एक हाय हाय, अच्छा इट वाज़न्ट फनी, हंसो भाई हंसो, जोक मारा है। प्लीज सेंड मी योर असाइनमेंट। जानी क्या हाल है? यार बहुत अच्छा तरीका वारदात हमारा। आई थिंक वी शुड इन्वेस्टिगेट। ये हंस रहा है, किसी ने किया यार आई कैन मैरी यू। रात को पुप्पा ने सोते हुए रिंग पहना दी वैसे। ये बहुत चल रहा है। वैसे आई डोंट नो। हां, इट हैपेंस। अच्छा, ओके। जो जितनी भी पुप्पूस देख रही हैं उनके लिए ये वैसे आई वंडर समटाइम्स ये पुप्पो के बारे में क्यों इतनी मीम्स बनती हैं। आई वंडर, ज्यादा ही बनती हैं ऐसे, है ना, बहुत बनती है। ठीक है। So this is about East and West। खैर पाकिस्तानीज़ आर द बेस्ट, चाहे हम मीम्स बनानी हो या कुछ भी करना हो। एक जानिब हम दुनिया की दूसरी बड़ी फोरेंसिक लैब की बात करें तो टैलेंटेड है हम, दूसरी जानिब जब हम मीम्स की बात करते हैं या फनी एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी हम कमाल कर देते हैं। मतलब किसी भी चीज के अंदर ऑल वी नीड इज अ गुड प्लेटफॉर्म और मौका चाहिए। अगर हमें कुछ सीरियस चीज भी, हम उसमें से ऐसी को तोड़ मरोड़ के बात निकालते हैं कि सारी दुनिया परेशान हो जाती है। ये एंगल तो हमने सोचा ही नहीं, पर हम तो पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल। और मैं सच्ची बताऊं ऐसे इवेंट्स का वेट कर रहा हूं। आज भी जब वॉशिंगटन डीसी और कैपिटल हिल है वो ट्रेंड कर रहा है, उस पर जबरदस्त मीम्स चल रही हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं, आपको स्माइल अपने फेस पे चाहिए तो जस्ट गो ऑन ट्विटर, वहां पे आप सर्च कीजिए, आपको जबरदस्त मीम्स वहां पे मिलेंगी और आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें खास तौर पे जो कुछ तस्वीरें हैं, कल भी हमने जिक्र किया था, जैसे सरफराज की तस्वीर थी, माहिरा खान की तस्वीर थी, यार रिमेंबर, इसमें वो रो रही थी। वो एक्चुअली उन्होंने रो के एक्ट किया था कि मेरी अम्मी ने शाहरुख खान पे इस तरह, वो बड़ी चली। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बड़ा मूड जबरदस्त कर देती हैं। अब क्या करें हम, आगे बताइए हमें। अब हम ये करते हैं कि हम थोड़ी सी कोविड की बात कर लेते हैं। हाँ, उसके साथ साथ अच्छा कौन सा जहाज हमें कह रहे हैं जहाज दिखाते हैं, जहाज दिखाएं जी, हम भी देखते हैं और आपको दिखाते हैं। और इस पे ट्रक आर्ट किया गया है और अली हमारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस पे ट्रक आर्ट किया। और वैसे तो नॉर्मली हमें हैदर अली का जो ये आर्ट है या नॉर्मली ट्रक आर्ट है हमें सड़कों पे नजर आता है, लेकिन इस दफा तो हैदर अली ने कमाल ये किया कि उसे हवा में उड़ा दिया, एक जहाज के ऊपर कर दिया और पूरी दुनिया में इसके चर्चे भी हुए। अच्छा, जहाज हम खुद भी देखना चाहेंगे और अपने देखने वालों को भी दिखाएंगे कि जहाज कैसा है। ओके, जहाज कहाँ है इसमें? ये है ये जहाज, मतलब परेशान हुए जहाज के दरिया। अच्छा, और इस पे क्या लिखा हुआ है? तू लंग जा साड़ी खैर? नहीं नहीं, ये नहीं, ट्रक पे लिखा हुआ है। वैसे मुझे लगा है लिखा हुआ। जहाज को आप ऐसे कह सकते हैं, तू लंग जा साड़ी खैर। अली, हम हैदर से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमने कोशिश भी की हैदर से हमारी बात भी हो जाए। अच्छा, ये आप देखिए, इस पे ट्रक आर्ट किया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट वी डिड, यू नो, वी टर्न्ड द जहाज इनटू अ ट्रक। और नीचे इसके हाल से प्लेटफॉर्म पे भी। अच्छा, अब इसमें एक काम अगर हैदर कर देना मीम्स की, जो कि हम इसमें वो हॉर्न भी लगवा देना जो ट्रकों में होता है। मतलब और अच्छा, हैदर ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? और ये आपने तो कमाल कर दिया, आपने जहाज पे ट्रक आर्ट कर दिया। हैदर का हमारे साथ वीडियो लिंक थोड़ा मसला कर रहा है, लेकिन हम हैदर को डेफिनेटली शो का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा हैदर, आवाज आ रही है तो बोलिएगा, आप हमारे साथ लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर जल्दी से बताइए क्या आइडिया था, कैसे कर दिया ये जहाज के ऊपर ट्रक आर्ट कर दिया आपने? काफी अरसे से मुझे था अरमान कि मैं कोई जहाज करूं, लेकिन बड़ा जहाज था। ये तो खैर छोटा एक 150 और स्काई विंग्स वालों ने, उनका शुक्रिया कि उन्होंने जहाज दिया पेंट करने के लिए, ताकि मैं अपने मुल्क के रंग दुनिया भर में और दोबारा से दिखा सकूं। काफी अरसे बाद आपने वाकई बहुत रंगीन कर दिया जहाज, वरना नॉर्मली लोग ट्रक आर्ट पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, आपने जहाज पे किया, सो इट लुक्स रियली ग्रेट। ये मेरा मकसद ये है कि हमारे असल में हमारा जो कल्चर है, ट्रक हमारी जो अलग से बिरादरी है, उसमें पूरे पाकिस्तान की कौमें हमारे से ट्रक बनवाती हैं, तो वही रंग जो उनसे ना हमारे अंदर समाये में, और वही रंग हमने दुनिया भर में इसको मजीद हैदर कहाँ तक लेके जा रहा है? अब आगे क्या प्लान है? किसी बोइंग शोइंग पे तो नहीं करना आपने ट्रक आर्ट?
जी इंशाल्लाह बोइंग पे भी करेंगे और ट्रेन पे भी करेंगे और इंशाल्लाह जबरदस्त। हम आपको दोबारा जरूर अपने शो का हिस्सा बनाएंगे जब आप बोइंग पे इस तरह की ट्रक आउट करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप का हिस्सा बने। अच्छा जी, अब हम अपने देखने वालों से इजाजत लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात हो रही कल के बाद हमारा वीकेंड है, हम बहुत एंजॉय करने वाले, लेकिन अभी एक दिन है, हम आएंगे कल, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।